अमूमन अब देखा जा रहा है कि बच्चे भी बड़े डिप्रेशन के शिकार हैं। मेजॉरिटी बीमारियां और जहनी बीमारियों की जब हिस्ट्री लेते हैं उनके आप जब बैक में जाएंगे तो तकरीबन सब के निकलेगा घर डिसफंक्शनल था, माँ बाप लड़ते थे आपस में या बच्चों से लड़ते थे, जिनसी सोचे होंगी, सेक्सुअल थॉट्स आएंगे और वो भी महरम रिश्तों के बारे में। अच्छा। माँ बेटी बहन के बारे में गंदे ख्यालात। बंदा बहुत परेशान होता है कि यार ये क्या शैतान का हमला हो गया। शैतान का हमला नहीं होता, अपना ही हमला है वो। जहनी बीमारी है। ऑफिस में बैठे हुए हैं मगर ख्यालात ही चले जा रहे हैं, काम ही नहीं किया आपने या बहुत देर से किया, लेट किया, तो ये मतलब आपको बीमारी हो गई है। हमारे माशरे में साइकेट्रिस्ट को दिखाना ना अपने आप को बड़ा एक वो मायूब समझा जाता है कि यार मुझे मैं पागल हो गया मैं। या अगर मियाँ बीवी हैं, किसी एक में मसला है, वो दूसरे को ये कह नहीं पाता कि भाई तुम दिखाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि वो इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि आप कह रहे हो कि यार तुम पागल हो। जब भी मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बात बोली कि नफ्सियाती बीमारी, नफ्सियाती मसला होने का हरगिज मतलब नहीं है कि इंसान पागल, ये एक नॉर्मल है। अगर आपको नज़ला जुकाम बुखार हो सकता है तो आपको जहनी बीमारी भी हो सकती है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत बड़ी तादाद ऐसी आती है जिन पे सो कॉल्ड जादू हुआ होता है, हमारी दवाइयाँ सारा जादू हटा देती, निकाल देती। अच्छा, हाँ, वो होती हुई जहनी बीमारी है। जहनी बीमारी हमने तो बाहर लिख के लगाया हुआ है कि जादू, टोना, आसाबी, हर किस्म की बीमारी का इलाज करते हैं। वो खुद कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई अब ये चीज एक्सट्रीम की तरफ जा रही है? अगर फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है तो मतलब आपकी जहनी बीमारी का स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको हद से ज्यादा नींद आ रही है, ये एक बीमारी है, जहनी बीमारी है। आपको नॉर्मल नींद या बहुत कम नींद आ रही है, ये भी एक जहनी बीमारी की अलामत है। आपको गुस्सा आम लोगों से ज्यादा आता है, आपको उदासी आम लोगों से ज्यादा होती है, ये भी जहनी बीमारी। बस इन्हीं को जहनी बीमारी कहते हैं। ओवर थिंकिंग, इसको किस तरीके से बंदा कंट्रोल करे? बहुत ज्यादा है, सिर्फ नेगेटिव ही आए और इतनी कि आप परेशान हो जाए, उसको रोक ना सकें, निकाल ना सकें, तो फिर हम कहते हैं कि ये नफ्सियाती बीमारी है। वो केस हुआ था ना, वो जो खातून थी लैंड क्रूजर में कार साथ में उड़ाते हुए चली गई थी। हाँ, नताशा। तो उन्होंने भी प्ली लेने की कोशिश की कि डिप्रेशन है, तो उन्होंने डिप्रेशन में होश थोड़ी खोता बंदा। लोग ऐसे कहते हैं ना कोर्ट के अंदर यार नफ्सियाती उसका पर्चा है ना कोर्ट में तो फायदा हो जाएगा। होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बात मैंने आपको बताई कि इंसैनिटी प्ली आप ले ही नहीं सकते क्योंकि आप इंसेन है ही नहीं। ओके। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, इनको खुद ना कोई खुद भी हिले हुए होते थे। हाँ, ये कुछ हरकत करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग खुदकुशी करते हैं डॉक्टरों की फील्ड में। सबसे पहला नंबर तो एनेस्थीसिया वालों का है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं। दूसरा नंबर साइकेट्रिस्ट का है। कुछ अंदाजों के स्टैट्स के मुताबिक हर चौथे बंदे को कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी है। जैसे अक्सर मिसाल देते हैं कि टीवी पे भी बड़ा, मीडिया पे बड़ा क्या आता है कि बंदे ने, जवान लड़के ने खुदकुशी कर ली मोहब्बत में नाकामी की वजह से। हाँ, ये बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला है ना। हाँ। पूरी 25 करोड़ आवाम, सभी एक जमाने में इश्क मोहब्बत बड़ा तेज किस्म का होता है और सभी को इश्क में कभी ना कभी नाकामी हुई होती है। पूरा पाकिस्तान लटका हुआ इससे, तो ऐसा तो नहीं है। और वैसे ही बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम तो तकरीबन नशा सा बन जाता है। इस पे रिसर्चेज हैं कि जो नशइयों के जो दिमाग में चेंजेस होते हैं ना, ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों की भी वही चेंजेस होते हैं। इतने मरीज आते हैं लड़के के डॉक्टर साहब हमारी टाइमिंग कम है, टाइमिंग कम है, ये बड़ा मसला है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कितनी टाइमिंग होती कितनी है नॉर्मल, ये तो बताओ। नॉर्मल पता होगा तो पता चलेगा ना कि अब नॉर्मल कितनी है। अस्सलामुअलैकुम, थिंक पॉडकास्ट की एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो टॉपिक है द राइजिंग नंबर ऑफ साइकोपैथ्स, कि सोसाइटी में नफ्सियाती लोगों का बढ़ाव इतना ज़्यादा क्यों हो गया है। और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची नफ्सियाती अस्पताल के और एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं। तो इनसे हम बात करेंगे इस मौजू पे। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं जी जनाब, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर, आपका शुक्रिया कि आप आए। अच्छा, कहा जाता है कि हर बंदा कहीं ना कहीं नफ्सियाती होता है। ठीक है, तो ये ऐसा है हर बंदे में कोई, यानी क्या कहेंगे उसको, जैसे नफ्सियाती होने का कोई बैक्टीरिया होता है? देखिए, थोड़ी सी मैं कुछ कंफ्यूजन दूर करूं आम लोगों की भी बल्कि दूसरे डॉक्टर्स की भी। पहली बात यह कि साइकेट्रिक बीमारियां बहुत कॉमन है, सही, हमारी सोच से बढ़कर कॉमन है। ठीक है। कुछ अंदाजों के स्टैट्स के मुताबिक हर चौथे बंदे को कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी है। ओके। मतलब इस कमरे में कितने लोग बैठे हुए हैं? 4 बैठे हुए हैं। 4 बैठे हैं, एक को मसला है। सही है।
बता नहीं रहे तो पता नहीं चल रहा, सही है। मगर मसला है। सही है। ठीक है, मतलब इतना कॉमन है। फिर दूसरी बात ये है कि अब आप कहेंगे यार डॉक्टर साहब हर कोई कभी ना कभी उदास हो जाता है, ऐसा ही है। हर कोई कभी ना कभी घबरा जाता है, तो क्या सभी बीमार हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। हम लाइन वहां पे ड्रॉ करते हैं कि जहां पे उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी जिंदगी अफेक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, मसलन कि आप इतने उदास हुए और होए जा रहे हैं कि अब आप काम पे नहीं जा पा रहे, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप घर पे जो आपके नॉर्मल रिलेशन है वो नहीं रख पा रहे, लड़ाई झगड़े चिड़चिड़ापन इतना हो रहा है, आपकी जिंदगी अफेक्ट होना शुरू हो गई, तो हम कहेंगे अब ये नॉर्मल उदासी नहीं है, ये बीमारी में तब्दील हो अब चुकी है, ये नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ चली गई है। मिसाल दूं मैं आपको, फर्ज करें मेरे किसी बहुत करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, सही, मैं उदास होऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, ऐसा ही। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ हफ्तों में, महीनों में उदासी मेरी कम हो जाएगी और मैं अपना अगर पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ाई रिज्यूम करूंगा, काम करता हूँ तो जॉब पे वापस जाना शुरू कर दूंगा ना। हाँ, कुछ महीने में, 6 महीने के अंदर ना तो हो ही जाता है, जिंदगी पलट जाएगी अपनी, रिज्यूम वापस अपने ट्रैक पे आ जाती है। ऐसे ही। मगर जिसको डिप्रेशन होगा या जिसके अंदर डिप्रेशन के वो जरासीम या जीन्स होंगे, वो जरा उसकी उदासी जाएगी ही नहीं, 6 महीने, साल, 2 साल, बल्कि बढ़ती जाएगी और उदास से उदास तर होता जाएगा वो और यानी और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यार ये नॉर्मल उदासी नहीं है, ये उदासी की बीमारी है। ठीक है, या इतनी कोई छोटी बात है कि आप कहें यार ये कोई परेशान होने वाली बात है और उसके ऊपर वो खुदकशी तक पहुंच जाए। जैसे अक्सर मिसाल देते हैं कि टीवी पे भी बड़ा, मीडिया पे बड़ा क्या आता है कि बंदे ने, जवान लड़के ने खुदकशी कर ली मोहब्बत में नाकामी की वजह से। हाँ, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है ना। हाँ। अब यार पूरी 25 करोड़ अवाम, सभी एक जमाने में इश्क मोहब्बत बड़ा तेज किस्म का होता है और सभी को इश्क में कभी ना कभी नाकामी हुई होती है। पूरा पाकिस्तान लटका हुआ इससे, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। तो बात इश्क मोहब्बत तो सर दुनिया में होता है, दुनिया में होता है, सबको होता है। हाँ, जाहिर सी बात है। जवानी में तो बहुत शदीद होता है। हाँ। और दिल भी टूटते हैं, बार बार टूटते हैं, बार बार टूटते हैं, तो हर कोई तो खुदकशी नहीं कर लेता। ऐसा ही है। तो बात ये कि जिनको डिप्रेशन के जीन्स होते हैं, आप बकौल आपके वो कीड़ा होता है डिप्रेशन का, या जरासीम होते हैं, वो फिर उस दिल टूटने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की बीमारी में चले जाते हैं और बढ़ता रहे तो खुदकशी तक बात पहुंच जाती है। मैंने कहीं ना कहीं ये भी सुना है कि जो एक हॉस्पिटल का मैं आपको बताता हूँ, वो बेसिकली आप ही की फील्ड से रिलेटेड हॉस्पिटल था, वहाँ साइकेट्रिस्ट ही बैठते थे। तो हमारे एक मोहल्ले में बड़े मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, अभी भी मौजूद है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उनसे मुलाकात करने के लिए मैं गया। तो वहां के गार्ड ने मुझे एक बड़ा अजीब सा किस्सा बताया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सच है यानी। उसने कहा कि ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, इनको खुद ना कोई खुद भी हिले हुए होते थे। हाँ, ये कुछ हरकत करते हैं। तो मैंने कहा मिसाल के तौर पे, कह रहा अब जिस बंदे का तुम पूछने आए हो ना, वो एक बड़ी सी थैली में सिर्फ 2 फ्रूट लेकर आता है रोज। अच्छा, वो थैली हमेशा उसके हाथ में होगी। ठीक है, सही है। फला डॉक्टर है, वो हर वक्त अखबार से यूं खुजाता रहेगा। अच्छा, इनकी कोई ना कोई एक आध हरकत ऐसी होती है जो ये हर वक्त करते रहते हैं। ठीक है। तो ये कोई है ऐसा कोई सीन? देखिए, कोई थैली में फ्रूट लेके आते हो, कोई बीमारी तो नहीं है, ना इससे किसी को नुकसान है, तो उसको हम बीमारी के जिम्मे में तो नहीं डालते। कुछ लोगों की आदत होती है, कोई सर खुजाता रहता है, कुछ वो कह रहा है कोई ऐसा, वो उसने कहा कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे जो इनके रोजमर्रा के रूटीन में शामिल है। खैर, इसको बीमारी तो नहीं कहेंगे हम, बहुत सारे लोगों की अलग अलग आदतें होती है। मगर ये जो आपने कहा ना कि कुछ ना कुछ मसला होता है, इसमें कुछ मजाक भी है और कुछ सच्चाई ये है कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग खुदकशी करते हैं डॉक्टरों की फील्ड में। सबसे पहला नंबर तो एनेस्थीसिया वालों का है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं। दूसरा नंबर साइकेट्रिस्ट का है, सुसाइड में। तो मतलब कुछ ना कुछ लोगों के जो परेशानियां सुन के उनके दिमाग पे कुछ ना कुछ असर तो होता ही है। आप ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा डॉक्टरों में जो सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं वो दूसरे नंबर पे साइकेट्रिस्ट ही हैं, और पहले नंबर पे एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर, जो यानी एनेस्थीसिया वाले। ओके। तो ये बात है कि देखिए, लोगों के मसले सुन के, परेशानियां सुन के सॉल्व तो करते हैं, मगर कुछ ना कुछ असर खुद पे भी होता है, इम्पैक्ट आता है। और एक बात ये भी है कि आपने ये नोट, अक्सर मैं अपने कॉलीग्स में देखता हूँ कि मोटिवेशन जो होती है ना, कोई वजह होती है मोटिवेशन। मेरी मोटिवेशन मेनली ये थी कि मेरे वालिद साहब साइकेट्रिस्ट से मैं इम्प्रेस हुआ। अक्सर हम देखा होगा कि जिनका जिल्द का, बालों का मसला होता है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं। एक पर्सनल मोटिवेशन होती है कि मैंने तो यही करना है, मेरा मसला ये क्योंकि मेरा मसला ये है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जिनके खानदान में या जिनको खुद थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और अपना इलाज भी करा चुके होते हैं, वो आगे जाके इस फील्ड को, उनके लिए बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं यही चूज करूंगी। सही। तो ये भी एक चीज मैंने देखी है।
अच्छा, यानी और ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी साइकेट्रिस्ट को भी साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं, जैसे दिल के डॉक्टरों को दिल की बीमारियां भी होती हो हैं, जाती हैं, ऐसा ही ठीक है। तो और वो बल्कि वो ज्यादा अच्छा इलाज कर सकते हैं, उनको पता होता है कौन सी दवाई के क्या इफेक्ट साइड इफेक्ट ऐसा होते ही। हैं। हाँ। आपने साइकेट्रिस्ट बनना ही क्यों चूज किया अपने करियर में? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। एक तो मेरे वालिद साहब साइकेट्रिस्ट थे, आपने शायद नाम सुना हो, डॉक्टर मुबीन अख्तर, जी जी, पाकिस्तान के साइकेट्री में पायनियर्स में से थे। बिल्कुल। साइकेट्रिस्ट मुझे बनना नहीं था, क्योंकि मैंने भी वही सब अफवाहें सुनी हुई थी जो आप सब लोगों ने सुनी हुई हैं कि साइकेट्रिस्ट तो बस नशे की दवाइयाँ देता है, नफसियाती बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। और तो मैं भी यही सुना हुआ था। मैंने कहा नहीं अब्बा, मुझे जो है ना साइकेट्रिस्ट नहीं बनना, मैं कुछ और बन जाऊंगा, मैं न्यूरोलॉजिस्ट बन जाऊंगा। सही। तो अब मेरे अब्बा थे तो साइकेट्रिस्ट, दिमाग को तो जानते थे, नफ्सियात को, इंसान की। उन्होंने कहा ठीक है, जो मर्जी चाहे तुम बन जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम कुछ दिन आके मेरे साथ बैठो, मगर पहले मेरे साथ मरीज देखो, इलाज कैसे करते हैं वो देखो, फिर खुद ही फैसला कर लेना है जो करना है। फिर जब मैं बैठना शुरू किया मैंने वाले साहब के साथ, तो मैं तो हिल के रह गया। इलाज ऐसा लगा जैसे कि जादू। अच्छा। अब आप ये देखें कि एक बंदा आ रहा है, वो शदीद परेशान अपने मसलों से, पैसों के भी मसले, घर में भी मसले, कि वो कहता है कि वो जिंदगी से जीने से बेहतर है मैं मर जाऊं, और वो सारे मसले भी बता रहा है आपको। बिल्कुल। अब आप कहेंगे भाई डॉक्टर साहब आप कुछ भी कर ले, मसले कैसे हल करेंगे इसके? मैंने भी यही सवाल किया और यही मैंने देखा। अब्बा ने किया उसका इलाज, कुछ हफ्तों बाद वो आया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा। अब ये जादू नहीं है तो क्या है? तो ये जादू कैसे हुआ? तो ये मैं तो वही कहता हूँ कि जादू कर दूंगा मैं, आप फिक्र नहीं करें। ये जादू ऐसे हुआ कि वो जो उसकी शदीद डिप्रेशन, शदीद उदासी, थकन, कमजोरी, एनर्जी कम, वो एक जहनी बीमारी डिप्रेशन की वजह से था। सही। ठीक है। तो आप कहेंगे भाई उसके वो मसले कहाँ गए, सारे पैसों के और खानदान के वो सब मसले कहाँ गए? तो बात ये है कि परसेप्शन, परसीव कैसे कर रहे हैं, कि वो मसले छोटे से भी उसको बहुत बड़े लग रहे थे। सही। अब आप कहेंगे भाई पैसों का मसला है, बड़ा फाइनेंशियल इशू है पाकिस्तान में, तो वो पूरे 25 करोड़ में से 24 करोड़ को तो होगा, सभी तो डिप्रेशन में नहीं आए ना। ऐसा ही है। तो बात ये है कि जब बीमारी होती है तो छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगती है। सही बात। और वो सारे मसले होने के बावजूद भी उसको जो है तबीयत बेहतर हो गई और मसलों से कोप करना उसको आ गया, और वो मसले जो पहले बहुत बड़े लगते थे अब इतने उसको वो परेशान नहीं करते उसको। सही। तो ये जब मैं देखा ना कि यार ये तो वाकई में एक जादुई चीज है, ये फील्ड इतनी मतलब इतनी अमेजिंग है, तो वो फिर कुछ टाइम काम करने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ इस फील्ड में। फिर मैंने जो है स्पेशलाइजेशन जब करने लगा तो साइकेट्री की तरफ गया। मिसाल के तौर पे जैसे कोई बंदा है जो नफ्सियाती हो रहा है या होने लगा है या हो चुका है, वो खुद कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई अब ये चीज एक्सट्रीम की तरफ जा रही है? ठीक है। एक होता है ना कि एक बंदा एक अपना सेल्फ एनालिसिस करता है, वो कहता है कि नहीं यार ये चीज मेरी जिंदगी में पहले नॉर्मल थी, अब ये एब नॉर्मल की तरफ जा रही। वो खुद कैसे आइडेंटिफाई करे कि भाई ये एक नफ्सियाती अमल की तरफ वो बढ़ रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक बात आपको बिल्कुल शुरू में मैं क्लियर कर दूं, आपने इंट्रो में जो कहा साइकोपैथ, साइकोपैथ लफ्ज का मतलब कुछ और है और नफ्सियाती बीमारी या साइकेट्रिक डिसऑर्डर का मतलब कुछ और है। साइकोपैथ का मतलब नफ्सियाती बीमारियां नहीं होता। सही। साइकोपैथ उनको कहते हैं वो जो एक्सट्रीम नहीं होते, जो कत्ल कर देते हैं, मारते हैं किसी को, जो सीरियल किलर ये और वो एक्सट्रीम, उनको साइकोपैथ अमूमन कहते हैं। नफ्सियाती बीमारियां जो होती हैं, जहनी बीमारी या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर कहते हैं। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे लें कि कहीं किसी भी चीज के एक्सट्रीम पे पहुंचने के लिए बंदा कहीं से तो शुरू होता है ना, तो जाहिर वो शुरुआत कहाँ से हो रही है जो नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये साइकियाट्रिक बीमारियां साइकोपैथ्स में कन्वर्ट नहीं होती, ये गलत ख्याल है। खैर मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, साइकोपैथ हम नफ्सियाती बीमारियों को नहीं कहते। ओके, ठीक है। जो आपने बात की वो बहुत अच्छी बात की, और ये हमने अभी जो डिस्कस किया ना कि जब आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होना शुरू हो जाए, फर्ज करें मैं रिजवी साहब आपका लेता हूँ, सही, आप रोज सुबह आते हैं वक्त पे, अपना काम करते हैं, फिर घर जाते हैं, घर वालों के साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं, फिर दोस्तों के पास जाते हैं, ऐसा ही है। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, शाम में थोड़ी क्रिकेट भी खेलते हैं, रात को वक्त पे सो जाते हैं, बड़ी अच्छी नींद आती है, सुबह फिर फ्रेश उठते हैं। अब ये आपकी पूरी एक डेली फंक्शन है आपका, इसमें से आपकी कुछ अफेक्ट होना शुरू हो जाए। मसलन कि अब आप लेट हो रहे हैं ऑफिस में, आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में 3 दिन लेट आते हैं, पूरी कोशिश के बावजूद फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है आपकी। रात को आप जब सोते हैं तो सही से नींद नहीं आती, बहुत टाइम लग जाता है सोने में, आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है। क्रिकेट का आपको हालांकि बहुत शौक है, मगर वहां पे भी जाने का दिल नहीं करता। एनर्जी इतनी महसूस नहीं होती कि उठूं जाऊं
दोस्तों में बैठने का बड़ा शौक है, मगर छोड़ो यार अभी हिम्मत नहीं है, दिल नहीं चाह रहा, बिस्तर नहीं छोड़ा जा रहा। बिस्तर नहीं छोड़ा जा रहा। आपके बीवी बच्चे हैं फर्ज करें, तो आप उनसे भी, वो आते हैं खेलने कूदने प्यार करने, तो आप चिड़चिड़ा पे जाओ या जाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे अभी दिल नहीं कर रहा, ये आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है। ऑफिस में आप चिड़चिड़ा लड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे कॉलीग से लड़ाई हो गई, ये आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है। तो हम कहेंगे अब किसी भी वजह हो सकती है, हो सकता है उदासी की वजह से, हो सकता है घबराहट की वजह से, हो सकता है गुस्से की वजह से। अगर फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है तो मतलब आपकी जहनी बीमारी का स्टार्ट हो रहा है। ओके, बस ये सिंपल डेफिनेशन है, इसमें आप किसी को भी डाल लें। सही। हाँ, अब एक और चीज, नफ्सियाती का लफ्ज सुनते हमारे माइंड में आता पागल। हाँ, ऐसा हरगिज नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें, दोनों 100% अलग चीज है। अब मैंने कहा इस कमरे में पागल अलग है, नफ्सियाती अलग है और साइकोपैथ अलग है। हाँ बिल्कुल, तीनों चीजें अलग है, एब्सोल्युटली अलग है। सही। अब मैंने कहा इस कमरे में एक 4 में से एक को होता है, इस कमरे में 4 लोग बैठे तो किसी एक को है, मुमकिन। पागल तो कोई भी नहीं है इस कमरे में। हाँ। ठीक है, नफ्सियाती बीमारी का मतलब है कोई ना कोई जहनी बीमारी। अब वो कुछ भी हो सकती है। अगर आपको हद से ज्यादा नींद आ रही है, ये एक बीमारी है, जहनी बीमारी है। सही। आपको नॉर्मल नींद या बहुत कम नींद आ रही है, ये भी एक जहनी बीमारी की अलामत है। आपको गुस्सा आम लोगों से ज्यादा आता है, ये भी नफ्सियाती ये बीमारी है। जहनी बीमारी है। आपको उदासी आम लोगों से ज्यादा होती है, ये भी जहनी बीमारी। बस इन्हीं को जहनी बीमारी कहते हैं। कोई एक चीज, कोई एक आंसर, कोई एक पर्सपेक्टिव जहन का खराब हो सकता है। सही। बाकी सोच समझ अकल बरकरार है, सब काम कर रहे हैं, सब सोचने समझने वाले शख्स हैं। ठीक है, बस इसी को कहते हैं। यानी कोई होश आवाज खराब होना को नफ्सियाती बीमारी नहीं कहते। यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो दूसरों की जिंदगी में बहुत नॉर्मल है और आपकी जिंदगी में नहीं है, हम कह सकते हैं कि वो आपकी जिंदगी का एक नॉर्मल एक्ट है। कोई एक पर्सपेक्टिव, जैसे मैं कह रहा हूँ उदासी की बीमारी, सही, उसकी में क्या होता है? उसमें होता है कि उदासी ज्यादा होती है, खुशी कम होती है, खुशी कम होती है, जिस्म में थकन कमजोरी ज्यादा महसूस होती है, अमूमन नींद खराब हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होता है। बस ये, ऐसे किसी शख्स को ये चीजें हों, आप पागल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बल्कि वो बताए नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब चीजें हैं उसके साथ। सही है। ठीक है, इसी को नफ्सियाती बीमारी कहते हैं। अच्छा, आजकल नॉर्मल लोग, आप मुझ जैसे नॉर्मल माशरे के लोग होते हैं, अगर बताएं नहीं तो पता भी नहीं चलेगा जहनी बीमारी है। जिसको पागल आम अल्फाज में कहते हैं ना, जो होश खो बैठता है, जिसको अपना और दूसरों का माहौल का पता ही नहीं है क्या चल रहा है, उसको पागल कहते हैं ना। वो 1% भी नहीं होता टोटल बीमारियों को अगर ले लें। ये ऐसे है कि आपको खांसी नजला जुकाम हो, मैं कहूँ सीने का कैंसर हो गया तुम्हें, ओहो, हर खांसी वाले शख्स को सीने का कैंसर तो नहीं होता, नहीं होता, फ्लू होता है अमूमन, और फ्लू इतना कॉमन है। हाँ। तो ये फर्क है कि जहनी बीमारियां बहुत कॉमन है, और बीमारियां यही होती हैं कि उदासी की हो सकती है, घबराहट की हो सकती है, उस पर गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता हो, ख्यालात थोड़े ज्यादा आते हो, इन्हीं को जहनी बीमारी कहते हैं। ख्यालात का बड़ा किसी को भी, किसी भी जिंदगी किसी भी पार्ट में हो सकता है। ख्यालात का बड़ा मसला है, क्योंकि एक चीज ओवर थिंकिंग जो है, ये आप सवाल पूछेंगे, एक मैं और चीज आपको बताऊं। लोग ऐसे कहते हैं ना, कोर्ट के अंदर यार नफ्सियाती उसका पर्चा है ना, कोर्ट में तो फायदा हो जाएगा, होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बात मैंने आपको बताई कि इंसैनिटी प्ली आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप इंसेन है ही नहीं। ओके। अभी वो केस हुआ था ना, वो जो खातून थी लैंड क्रूजर में कार साथ में उड़ाते हुए चली गई थी दो तीन बंदों को। सही। हाँ, उनका बड़ा, हाँ उन्होंने नताशा, हाँ शायद, तो उन्होंने भी प्ली लेने की कोशिश की कि डिप्रेशन है, तो उन्होंने डिप्रेशन में होश थोड़ी खोता बंदा। ये तो ऐसे ही आप कहें मैं सिगरेट पी रहा था और मैं नशा चढ़ गया, सिगरेट से नशा थोड़ी चढ़ता। सही, तो मुमकिन ये भी तो कह सकती है कि भाई मैं किसी सोच में चली गई थी और मैंने उड़ा दिया। तो ऐसी सोच थोड़ी आती है कि आप होश आवाज खो बैठे हमने, भाई एक हद होती है ना। ऐसा होता है कि कोई ऐसी सोच आए कि बंदा होश आवाज खो दे? नहीं, देखिए नफ्सियाती बीमारियां मेनली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं न्यूरोसिस, एक कहते हैं साइकोसिस। सही। न्यूरोसिस उनमें सारी वो बीमारियां आती है जिसमें बंदा अपना होश आवाज नहीं खोता, जिसको आप पागल नहीं कह सकते। सही है, क्योंकि उसको हर पूरे ओरिएंटेशन होती है, हर चीज का पता होता है, मैं कौन हूँ, आप कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं। ठीक है, साइकोसिस हम उनको कहते हैं जिसमें बंदा अपने होश आवाज खो बैठता है। तो साइकोसिस वाली बीमारियों में आप कोर्ट में प्ली ले सकते हैं। मैंने वही कहा कि वो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर। सही। ठीक है, नफ्सियाती बीमारियों का कम हो बेश 1% के आसपास। अच्छा, एक बड़ा मसला है जो उठ रहा है जेन जी में भी देखा जाए, ओवर थिंकिंग। ये बहुत ज्यादा ना, यानी लोग ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे लोग अपनी चीजें खराब कर रहे हैं सही करने के बजाय। तो इसको किस तरीके से बंदा कंट्रोल करे? अच्छा,
जैसे मैंने पहले बात की और मैं बार बार ये कर रहा हूँ, आम उदासी सबको होती है, नॉर्मल है, इंसान की का हिस्सा है। घबराहट भी सबको होती है, भाई मेरे पीछे कुत्ता लगेगा तो मैं भागूंगा ना, घबराहट ही होगी, दिल की धड़कन तेज होगी। मगर यही घबराहट बैठे बैठे शुरू हो जाए बिला वजह, तो ये कहूंगा ये बीमारी है घबराहट की। ठीक है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। सही। इसी तरह हर बंदे को सोच आती है। सही। एक हद तक सोच आना नॉर्मल है। सही है। आनी ना सोच आना कोई बीमारी होगी, बल्कि सोच तो आनी चाहिए। सही है। हर किसी को आती है, थोड़ी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, हालात के मुताबिक। मगर बहुत ज्यादा है, सिर्फ नेगेटिव ही आए और इतनी कि आप परेशान हो जाए, उसको रोक ना सकें, निकाल ना सकें, तो फिर हम कहते हैं कि ये नफसियाती बीमारी है, और वो कई बीमारियों में आ सकती है। सही। खास तौर पे एक बीमारी है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसका उर्दू में हमने तर्जुमा किया है ख्यालात का तसल्लुत और तकरार अमल। उसमें ये होता है कि अमूमन सोचें बहुत ज्यादा आती हैं, हर वक्त सोच आती रहती है, काम नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, वो सोचें आती रहती हैं, बंदा उसी में मगन हो जाता है, उसी में फंसा रहता है। और सोचें अमूमन गंदी नौयत की होती हैं, बहुत ज्यादा मनफी, मतलब के जिनसी सोचें होंगी, सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, और वो भी महरम रिश्तों के बारे में। माँ बेटी बहन के बारे में गंदे ख्यालात। बंदा बहुत परेशान होता है कि यार ये क्या शैतान का हमला हो गया। शैतान का हमला नहीं होता, ज़हनी बीमारी है। सही है। बिल्कुल। खुदा नबी के बारे में ख्यालात, मजहब के बारे में, बुजुर्गों के बारे में बहुत गंदे ख्यालात बताते नहीं है मरीज। मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसे ख्याल खुदा नबी के बारे में आते हैं, कहते हैं आपको कैसे पता चला, परेशान हो जाते हैं। फिर उनको बताता हूँ कि भाई ये बीमारी है। बिल्कुल, यानी एक गैर तसव्वुराती ऐसे ख्यालात के आप बता नहीं सकते किसी को, इतने गंदे ख्यालात। अच्छा। वो कुछ भी हो सकते हैं, अमूमन इस तरह के होते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेशंस, ख्यालात का तसल्लुत, और वो बार बार आते हैं कि बंदा किसी काम का नहीं रहता। सही। ठीक है। और उसमें वहम भी होते हैं, उसमें वहम की बीमारी भी आमतौर पर उनको कह देते हैं, तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। हाँ, नहीं, अमूमन ऐसा आता है कि यार मैंने कुंडी लगाई नहीं लगाई, चेक करेगा, फिर आ जाएगा, फिर थोड़ी आएगा, पता नहीं लगाई लगे, फिर चेक करेगा, 10 15 20 दफा। हाथ धोएगा तो तसल्ली नहीं होगी, गंदे हाथ, 15 धोता ही रहेगा। नहाने गया तो घंटों लग जाएंगे नहाने में। तो ये OCD की बीमारी में बहुत ज्यादा होता है, यानी हर चीज में बहुत ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाना, बस ख्याल आते रहते हैं, वहम होता रहता है, ख्यालात का तसल्लुत, बार बार ख्यालात आते हैं। तो ये वो भगा नहीं पाता उनको। इसका तो आप जाहिर सी बात है, जैसा आपका ख्याल है उसका तो आपकी रियल लाइफ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है ना, एनर्जीज भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल। तो वो बंदा कैसे कंट्रोल करे उस पर? नहीं कर पाता, जब तो बीमारी कहते हैं उसको। अगर कंट्रोल कर लिया तो बीमारी कौन सी, वो बुखार ही क्या जो पैराडोल के बगैर उतर जाए, ऐसा ही। तो बुखार ही नहीं हुआ ना। सही है। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बीमारी नहीं है। आइडेंटिफाई कैसे होगा कि इनिशियल स्टेज पर है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छा, OCD के जैसे मरीज है ना, वो ये होता है कि सुबह तैयार होने गए, बाथरूम गए, 3 घंटे बाथरूम में लग गए, ऑफिस का टाइम निकल गया, तसल्ली नहीं हो रही, उनको धोए जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी अफेक्ट हुई, ऑफिस नहीं पहुंच पाए ना। सही। हम कहेंगे बीमारी है। सही। या लेट पहुंचे या जा ही नहीं पा रहे। आपने कहा आइडेंटिफाई कैसे होगा, बिल्कुल इसी तरह कि आपकी जिंदगी अफेक्ट होना शुरू हो जाए। आप नोट करेंगे यार मैं तो इतने घंटे तो इन्हीं में पड़ा रहता हूँ, ख्यालात में, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं तो जॉब भी सही से नहीं कर पा रहा, ऑफिस में बैठे हुए हैं मगर ख्यालात ही चले जा रहे हैं, काम ही नहीं किया आपने, या बहुत देर से किया, लेट किया, तो ये मतलब आपको बीमारी हो गई है। अभी नॉर्मल ख्यालात नहीं रहे, ये बीमारी वाले ख्यालात हैं। अच्छा। और इसका इलाज करना पड़ेगा। जो एब नॉर्मल ख्यालात है, ठीक है, अब आप देखा जाए, देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, सही है, लोगों के दिमागी मसाइल का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सोशल मीडिया की वजह से भी हो रहा। किस तरह से? मिसाल के तौर पे ख्वाहिशात का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कंपैरिजन एनालिसिस करना। पहले ऐसा नहीं होता था कि लोग इतना कंपेयर करते थे एक दूसरे से अपने आप को, स्टेटस के मामला, ठीक है, प्लस फिर अगर आप देखा जाए, जैसे अभी कोई एक लियारी में एक इंसिडेंट हुआ था, वो शादीशुदा लड़की के साथ एक लड़के ने जो है वो बहुत बुरे तरीके से ज्यादती की थी उस लड़की के साथ, वो भी एक जिनसी नौयत का केस था। बिल्कुल। तो ये सब यानी इम्पैक्ट कर रहा है अब लोगों के माइंड के ऊपर। यानी आप अगर देखें, थोड़ा सा खुल के बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी वाले इश्यूज जो हैं, ये सारे ये कहाँ है? देखें, ये बहुत बड़ा सवाल आपने कर लिया, इसमें बहुत सारे सवाल छुपे हैं। पहली बात तो ये कि जो हम बुरी नजर खबरें देखते हैं, बुरी चीजें देखते हैं, ये हो गया, उसको मार दिया, रेप हो गया, बुरी तरह कत्ल कर दिया, बम फट गया, ये हमारी ज़हन पे बहुत बुरा असर करते हैं। जितनी भी हम नेगेटिव खबरें सुनेंगे उतना हमें नेगेटिविटी आएगी।
खास तौर पे वो चीजें हम जो नेगेटिव सुनते हैं, देखते हैं, जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, जिनको हम हल नहीं कर सकते, जिनका हम कुछ भी नहीं कर, इवन जो गजा में हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं बुरी तरह, इतने बुरे हालात में, ये भी हमारे अंदर एग्रेशन और बुरे हालात पैदा करते हैं, हमारी जो है डिप्रेस करते हैं हमें। ये बात तो सही है, वो सोशल मीडिया हो या लेगेसी मीडिया हो, टीवी, कुछ भी हो। तो एक तो ये बात होगी कि जितना हम नेगेटिविटी देखेंगे उतना हम वो अब्सॉर्ब करेंगे उसको अंदर, और वो फिर कहीं ना कहीं निकलेगा एग्रेशन ना, चिड़चिड़े हो जाएंगे, घर में बदतमीजी करेंगे, कुछ भी। दूसरा, आपने एक बात ये की कि हम दूसरे लोगों का लाइफस्टाइल देखते हैं, और जब बड़ी गाड़ी और जो बड़ा घर और ये लेविश लाइफस्टाइल, तो उसका एक अलग नुकसान होता है, खास तौर पे यंगर जनरेशन को। वो समझती है कि यार शायद इसी तरह ही जिंदगी जी जाती है, यही लाइफ होती है, इससे कम पे कुछ नहीं है। तो वो एक फॉल्स दुनिया में रहने लगते हैं, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाते हैं कि दिमागी तौर पे वहां पे होते हैं वो, और रह वो इधर रहे होते हैं। इसकी तो मैं अपनी भी मिसाल देता हूँ कि हम जब छोटे थे, बड़े हो रहे थे, तो हॉलीवुड की फिल्में देखते थे फिर। अब बड़ा अजीब लगता था, यार सड़कें तो ऐसी होती हैं, घर तो ऐसे होते हैं, हम ये कहाँ पे रह रहे हैं कचरे कुंडी में। ये एक ख्याल आता था, और बड़ा हर वक्त बस माइंड में आता था बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, मुल्क छोड़ के जाना है, इस वजह से, क्योंकि हम देखते थे कि यही लाइफ होती है, जिंदगी तो ऐसी होती है। वो वहां पे अब वो शाहाना जिंदगी दिखा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, तो बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो बंदा एक उसका कॉल और फेल में तजाद वाला शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये भी एक नुकसान है। आजकल जो हमारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर कुछ बहुत मशहूर हैं, जो बहुत लेविश लाइफस्टाइल अपनी दिखाते हैं, तो वो बच्चों पे ये बड़ा असर होता है कि मेरे बच्चे भी कहते हैं अब्बा ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, क्या आपने क्या फटी जैसी गाड़ी रखी है, घर तो ऐसा होता है, हम क्या गरीब घर में रह रहे हैं। सही है। तो अब बच्चों क्या पता कि भाई कैसे घर और गाड़ी कैसे आती है, एडॉप्ट तो कर रहा है ना, वही चीज वही अडॉप्ट कर रहा है। बच्चों को लगता है ऐसे ही होना चाहिए जैसा नजर आ रहा है मुझे स्क्रीन में। वो कहते हैं ये मुझे कहाँ पे रखा हुआ है आपने। तो ये बहुत बच्चों पे बहुत खराब असर होता है इसका। तो अच्छा, बच्चों पे जब आप कह रहे हैं कि इन चीजों का बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी अगर देखा जाए जिस तरह का कंटेंट अब बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, खासकर ये जो फैमिली व्लॉगर्स वगैरह टाइप का, एक तो बच्चों का स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली, ठीक है, बच्चों को किस तरीके से कन्विंस किया जाए कि बेटा ये एक हकीकत नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए, यानी मुझे बहुत अच्छे से एक याद है कि हमारे एक दोस्त हैं, तो उनका बेटा जो है वो, उनकी शादी जरा हमसे काफी पहले हो गई थी, तो उनका बच्चा जो है वो एक दिन टीवी पे उसने कोई गाना वाना देखा और वो बिल्कुल वैसी हीरो की तरह ना एक्ट करने लगा। बिल्कुल। तो उसने उनका हाथ पकड़ा और पकड़ के वो बाहर गली में लेके चले गए, बेटा देखो यहाँ रोड पे ना कोई लड़के लड़कियां नहीं नाच रहे, ये सिर्फ टीवी में ही, रियलिटी नहीं। तो बच्चों के दिमाग को किस तरीके से ये मैसेज दिया जाए कि बेटा ये एक फिक्शनल चीज है, इसको रियलिटी ना समझें और आप अपना काम करें जो आपने करना है। सही बात है। देखिए, इसका सबसे अच्छा हल तो है कि ऐसा कंटेंट उनको कंज्यूम ही ना करने दें। सही है। वो बच्चे क्या देख रहे हैं वो आपकी नजर में होना चाहिए। तो आप घर में अलाउ नहीं होना चाहिए ऐसे ऊटपटांग कंटेंट, वरना तो सब कुछ अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पे तो ऐसे सीरीज हैं जो कि तकरीबन पोर्नोग्राफी है, तो बच्चा देखेगा तो सीखेगा, उसके लिए वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि फोन तो वैसे भी ना दें बच्चों को। फोन तो करीब से देखते हैं, आंखें भी खराब होती हैं। टीवी पे लगा दे, स्क्रीन टाइम फिक्स होना चाहिए, आधे से 1 घंटे ज्यादा नहीं होना चाहिए पर डे, और वो भी आपकी मर्जी की चीज होनी चाहिए जिससे बच्चा कुछ सीख ले, आप वॉच आउट कर रहे हो, बच्चे से कोई फायदा हो। बिल्कुल, हर चीज देखने की जात नहीं होनी चाहिए बच्चों को। तो सबसे अच्छा तरीका यही कि वालिदैन जो है उसके स्क्रीन टाइम का ख्याल रखें। और वैसे ही बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम तो तकरीबन नशा सा बन जाता है। इस पे रिसर्चेज हैं कि जो नशइयों के जो दिमाग में चेंजेस होते हैं ना, ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों की भी वही चेंजेस होते हैं। तो इसलिए स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, बिल्कुल खत्म भी नहीं कर देना चाहिए। एक आप माशरे में से अनफिट हो जाएंगे आप, और स्क्रीन टाइम कम हो और उसके कंटेंट पे आपकी खास नजर हो कि बच्चे को कुछ चीजें ही अलाउ हो कि भाई बेटा ये वाला चैनल है एजुकेशनल, ये आप देख सकते हैं, या ये फलां वाला है जिसमें कोई खराब चीज ना हो, कोई जानवर वानवर की नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे जैसे चीजें आती थी वो तो अच्छा लर्निंग होती है। इस तरह की चीजें बच्चों को अलाउ होनी चाहिए। अच्छा, अब ये नफ्सियाती और पागल, आपने कहा कि भाई नफ्सियाती तो कोई भी हो सकता, सही, नफ्सियाती बीमारी, हाँ, जहनी बीमार कोई भी हो सकता है। ठीक है, पागल कैसे हो जाता है कोई इंसान? यानी हमने वो किससे भी सुना है कि भाई वो कोई फलां के इश्क में पागल हो गया, सही है, किसी फलां के सदमे से पागल हो गया। ऐसी कौन सी चीज जो है वो, इस पे बात करेंगे, आपने पोर्नोग्राफी भी बात करनी है तो वो भी बताएं।
हाँ हाँ, उस पे तो हम अभी चलते हैं, लेकिन पहले हम, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ कि हम पागल की तरफ जाएंगे फिर साइकोपैथ की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बंदा नॉर्मल सा नफ्सियाती होता है, सही, नफ्सियाती से फिर वो पागल कब हो जाता? ठीक है, देखें पहली बात तो ये कि हर नफ्सियाती बंदा पागल नहीं होता, इसकी बात पता हो। जरूरी नहीं है कि वो जाएगा ही जाएगा वो पागल ही होगा। जैसे डिप्रेशन वाला बंदा है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी को हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी है। आजकल तो कॉमन मसला है डिप्रेशन, हमेशा से ही था, पता नहीं था पहले लोगों को, अब अवेयरनेस ज्यादा है। तो उनमें से हो सकता है कोई भी पागल ना हो, ठीक है। जिसको हम पागल आम लफ्जों में पागल कह देते हैं, वो कुछ बीमारियां हैं नफ्सियात की, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, सही, और मेनिया कि जुनून की कैफियत हो जाती है, बहुत तेजी आ जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं कि उसमें 2 फेज आते हैं इंसान पे। एक तेजी का जुनून वाला फेज आ जाता है जिसमें अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, खूब पैसे उड़ाता है, मजहबी है तो बहुत मजहबी भी हो जाता है, सेक्सुअलिटी भी बढ़ जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये भाई अभी होश में नहीं है, अपने जुनूनी कैफियत में चला गया। ड्यूल पर्सनैलिटी इसी को कहा है। ड्यूल पर्सनैलिटी का लफ्ज यूज नहीं करते हैं इसके लिए, पर्सनैलिटी तो कमोबेश वैसी रहती है, मूड ड्यूल हो जाते हैं कि तेजी आ जाती है ना तो बड़ा सब कुछ बढ़ जाता है, खुशी भी ज्यादा, गुस्सा भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, और वो फिर डिप्रेशन में भी जाते हैं तो सब कुछ कम भी हो जाता है। हर चीज एक्सट्रीम पे हो जाती है जब ऊपर होते हैं मेनिया में, फिर नीचे आते हैं सब कुछ कम भी हो जाती है, नॉर्मल से भी कम हो जाती है। तो और आम टर्म में हम साइकोसिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो पागलपन को आप कह रहे हैं ना, वो नशे से भी हो सकता है। चर्च पीने वाले बहुत सारे साइकोसिस में चले जाते हैं, बिल्कुल पागल वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। आइस पीने वाले बहुत सारे नशों से। इस तरह अमूमन आप समझें कि शिज़ोफ्रेनिया की एक बीमारी है जिसमें आप कह सकते हैं कि बंदा अपने होशो हवास में नहीं होता, और उसको अपना होश नहीं होता, आसपास का होश नहीं होता। तो अमूमन जैसे मेरा सवाल जो था वो ये था कि हम ये सुनते हैं कि भाई फला लड़की ने इसको धोखा दिया, वो पागल हो गया, पागल खाने में पड़ा, सही है, फला की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, पागल हो गया, हवास खो बैठा, सही है। तो ऐसी क्या वजह, ऐसी क्या चीज हिट करती है, सही है, कि बंदा एक नॉर्मल बंदा है, यानी वो अपने होश ही खो रहा है, ठीक है, वो दुनिया से गाफिल हो रहा है। ये आप बात कर रहे हैं कि बीमारी जब बहुत शदीद हो जाए, शिद्दत पकड़ जाए, तो ये कैफियत आ जाती है। सही, जैसे कि आप इसी की बात कर लेंगे, इश्क में धोखा हुआ, वो बंदा बिल्कुल ही काम से गया, वो होता है कि डिप्रेशन की बीमारी होगी उसको, इलाज तो करवाया नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है बीमारी। अब पहले तो था कि ऑफिस में सिर्फ लेट पहुंचता था ना, अब छुट्टी ही हो गई, अब उससे जाया ही नहीं जाता ऑफिस। ऑफिस वाले भी निकाल रहे हैं, क्यों रखेंगे जब बंदा ही नहीं आ रहा। तो ये माइल्ड थी, मॉडरेट हो गई बीमारी। अब बीमारी रह रही है, कोई इलाज नहीं करा रहा, अब वो सीवियर की तरफ जाएगी। अब उसको ख्यालात आने शुरू होंगे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और बिस्तर से उठ ही नहीं पाता, कोई काम नहीं करता, घर में रहता है, और उसको मौत के ख्याल आना शुरू हो गए। सही, बीमारी सीवियर हो गई, किसी काम का नहीं रहा। खुदकुशी का रीजन भी ज्यादातर यही बनता है। खुदकुशी का ज्यादातर रीजन जो होता है ना, डिप्रेशन, वो कोई ना कोई जहनी बीमारी होती है। आम बंदा खुदकुशी कर नहीं पाता, दिमाग में हमारे सेंटर होते हैं जो हमें रोकते हैं इस चीज से, इनहिबिटरी सेंटर, नफ्सियाती बीमारी में वो खराब हो जाते हैं। डिप्रेशन के फर्द के लिए जीना बहुत मुश्किल, मरना बहुत आसान होता है। यकीन जाने, सीवियर डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं ना, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह उठ के सिर्फ शर्ट बदलना, कमीज पहनना भी जो है ऐसा लगता है जैसे पहाड़ चढ़ना है, कोई पार करना है, इतना मुश्किल लगता है सिर्फ शर्ट पहनना, ऐसे छोटे छोटे काम करना, इतनी एनर्जी उनकी ड्रेन हो जाती है। तो ये सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो ये होगा। घबराहट की बीमारी ले लें कि दिल की धड़कन तेज होती है, सीने पे बोझ होता है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा, टेस्ट कराते हैं सब नॉर्मल आता है। तो घबराहट की बीमारी भी इतनी शदीद होती है कि बंदा जो है कोई काम नहीं करता है, कहीं दिल की धड़कन तेज ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये नफ्सियात की बीमारियां छोटे छोटे से शुरू होती हैं, इलाज ना कराएं तो बढ़ती जाती हैं और एक्सट्रीम तक पहुंच जाती हैं, और इतनी एक्सट्रीम पहुंचती है कि बंदा फिर किसी काम का नहीं रहता। सही, तो बस ये वजह है। अगर ये इलाज करा लें तो बहुत ट्रीटेबल है। अगर देखा जाए, ये जो मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले इंसिडेंट की मिसाल दी कि भाई वो लड़की के साथ, शादीशुदा लड़की थी, एक हिंदू फैमिली में आपस में शादी हुई लियारी में, और उसके बाद उसने उसके साथ वो कुछ गैर फितरती अमल ऐसे करे, ठीक है, जो मुनासिब नहीं थे, वो लड़की को बहुत कुछ उसकी वजह से बढ़ता। दिमाग इस माइंडसेट पे कब चला जाता? ठीक है,
इसका और जो मैंने अभी सारी बीमारियां बताई हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल अलग ये बिल्कुल एक अलग चीज है। इसको हम सेक्सुअल परवर्जन में डाल सकते हैं, इसको हम साइकोपैथ कह सकते हैं, इसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। जहनी बीमारियों से इसका ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल ही एक अलग चीज है। बिल्कुल अलग चीज है। ये जो आपने बताया ना, ये कुछ लोगों की इनबिल्ट दिमागी मसले होते हैं जिनका कोई मतलब कोई रीजन भी नजर नहीं आता। मैं आपको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आज से बहुत अरसा पहले जावेद इकबाल का केस आया था। क्या था वो? उसने 100 बच्चों को जो है वो हाँ कत्ल कर दिया था, कत्ल करके ड्रम में डाल दिया था। हाँ। इस तरह के सीरियल किलर जो होते हैं इस तरह की जो अमेरिकन बहुत मशहूर हैं, टेड बंडी, और नेटफ्लिक्स पे कई सीरीज भी आ चुके हैं। बीच में भी एक बोल के कराची में भी घूम रहा था, वो छुरा मार मोटरसाइकिल पे लड़कियों को छुरे मारता फिरता था वो। ये नफ्सियाती बीमारियां नहीं है, ये साइकोपैथ है। तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये कैटेगरी बड़ी अजीब है। दरअसल ये जो साइकोपैथ होते हैं ना, सीरियल किलर कह लें, आम लोगों को समझ आए तो ये बहुत एक तो रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इन पे रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पे हो नहीं पाती है कि भाई क्यों किया तुमने ऐसा। मगर इनमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, कोई ना कोई अग्रेशन इनकी जिंदगी में इन्होंने देखा होता है या इन पे हुआ होता है। अब मैं आपको उससे बताऊं, जो अब जैसे अमेरिकन जो बाहर जो सीरियल किलर निकले उन पे तो रिसर्च थोड़ी बहुत हुई है ना, उनमें अक्सर में कुछ चीजें कॉमन पाई गई। वो ये कि बचपन में उन पे बहुत अग्रेशन हुआ या उन्होंने देखा, उनको बहुत मारा जाता था, जलील किया जाता था, या उनके घर में किसी को, वालिदैन को या भाई को, बहन भाइयों को किसी पे होता था, तो उन्होंने अग्रेशन और बुरे हालात देखे होते हैं। ये एक चीज उनमें कॉमन पाई गई है। फिर उस पैटर्न सेम है, पैटर्न ये चीज मिलती जुलती है। अब उसकी वजह से कुछ दिमाग में उनके जो है कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि वो ये काम करने लगते हैं। मगर ये इनको हम जानते हैं साइकोपैथ, पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली कैटेगरीज में। ये नॉर्मल साइकेट्रिक बीमारियां ऐसी नहीं है। नहीं, अच्छा, इसी में वो लोग भी निकलते हैं जो किसी फिल्म के हीरो से मुतासिर होकर वही अमल करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जैसे अगर आप बॉलीवुड की कुछ पुरानी फिल्में देखें, संजय दत्त की, तो वो लोगों ने बहुत वो वैसे कुछ रोल अडॉप्ट करे और वो मार धाड़, गोलियां चलाने पे। और अब जैसे अभी एक फिल्म आई रणबीर कपूर की, एनिमल, वो एक बेटे की जिद बनी हुई है कि भाई मैंने अपने बाप को मनवाना है कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ। अब वो आधे से ज्यादा दुनिया रणबीर कपूर बन के घूम रही है फिर। तो ये भी तो एक मसला है ना फिर। देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो करोड़ों लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, मशहूर हुई थी, हर कोई तो वो काम नहीं कर रहा। तो जिनके दिमाग में पहले से मसला है वही उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 1% से भी कम है वो तो जैसे आपको अभी मिसाल दूं, न्यूजीलैंड के अंदर एक ऐसे ही गोरे ने मस्जिद में जाके सारे मुसलमानों को मार दिया था। गेमिंग कॉल ऑफ ड्यूटी के स्टाइल में वीडियो भी उसने उसी तरह बनाई, लाइव स्ट्रीम करते हैं गेम खेल। उसने कहा मैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह कर रहा था, बड़ा उसको मजा आ रहा था। अब कॉल ऑफ ड्यूटी तो करोड़ों लोग खेलते हैं दुनिया में, हर कोई तो नहीं जाके मार देता। तो उसके जहनी मसला था, उसने उसके दिमाग ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया और ये काम कर दिया। तो जहनी मसला पहले से होता है, सही। फिर वो किसी चीज को ऐसे परसीव कर लेते हैं जो नॉर्मल इंसान परसीव नहीं करता और उस पर अमल कर देते हैं। ऐसे एक बहुत मशहूर एड गीन है कि अमेरिका में एक सीरियल किलर था, वो स्किज़ोफ्रेनिक था, शिज़ोफ्रेनिया था उसको। सही। उसने भी कुछ ऐसे देखा कि ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ वो देखे कि जर्मनी में कैसे लोगों को मार के ऐसे रखते थे, उसने मारना शुरू कर दिया। उनकी खाले उतारते थे, वो भी खाल उतारता था मार के लोगों की। सीरियल किलर था। जब पकड़ा उसको देखा, उसने कहा भाई ये तो बेचारा, इसको तो जहनी बीमारी है बिल्कुल। तो हम अगर देखते तो हम तो खौफ खाते, हम ये तो नहीं हम वही करने लग जाते। ऐसा ही है। तो उसको जहनी बीमारी थी, उसने ऐसे देखा, उसने उसको गलत परसीव किया, उस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो बीमारी कहीं ना कहीं होती है, फिर वो किसी चीज को गलत समझ के उस पर अमल शुरू कर देते हैं। सही, ये होता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के लोगों का नंबर अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है? मेरे ख्याल से नंबर बढ़ने से ज्यादा अवेयरनेस और सोशल मीडिया का दौर है, हमें पता ज्यादा चल रहा है। ऐसा ही देखिए लेगेसी मीडिया में तो ऐसी बात कर भी नहीं सकता ना कोई, हो भी तो नहीं कर सकता। नहीं, पहले भी ऐसा ही था। पहले भी हमेशा से आप पुराने लंदन वंडन में वो के न्यूज़पेपर वगैरह में भी आज जैक द रिपर और फला जो है, वो बहुत पहले से ये चीजें चलती आ रही है कि नंबर ऑफ जहनी बीमारी की जो रेशो है ना, वो सेम है कमोबेश पूरी दुनिया में। और जब से नोट करना शुरू किया है, पहले वो इधर उधर लग जाता था, जिन भूत पे डाल दिया, जादू टोना पे डाल दिया, हालात पे डाल दिया, और पता ही ना चला कि जहनी बीमारी है भी कि नहीं है। जो माइल्ड केसेस हैं अभी भी वो पता ही नहीं चलते, कुछ हो गया है, कुछ करा दिया है, किसने कुछ करा दिया है, टेंशन ले ली है, इस पे जादू हो गया है। अभी भी
हमारे हॉस्पिटल में बहुत बड़ी तादाद ऐसी आती है जिन पे सो कॉल्ड जादू हुआ होता है, और हमारी दवाइयाँ सारा जादू हटा देती, निकाल देती हैं। अच्छा, हाँ, वो होती कोई ज़हनी बीमारी है? ज़हनी बीमारी। हमने तो बाहर लिख के लगाया हुआ है कि जादू, टोना, आसाबी, हर किस्म की बीमारी का इलाज करते हैं। अच्छा, क्योंकि लोग वही जबान समझते हैं ना। अब आप पूरी पाकिस्तान को ये समझाएं कि जादू नहीं है, ज़हनी बीमारी है, फिर बुलाए, डबल काम है। आप बोले जो आपको लग रहा है कि जादू है, जिन है, यानी उसका इलाज हम तौर करते पे हैं। कुछ नौसरबाज भी आते हैं, यानी होते नहीं है नफ्सियाती, और वो जाए प्रिटेंड कर रहे होते हैं नफ्सियाती हैं, आते हैं ऐसे बिला किसी? वजह हमारे अस्पताल में तो नहीं आते। हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह कभी कभार लेना होता है कि कहीं देना हाँ, है। इसीलिए हाँ, वो बहुत ना होने के बराबर, पता चल जाता है आप लोगों को, बहुत यानी आराम कि से, ये है बहुत या आराम नहीं। से एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज और है, पहले एक चीज होती थी पोर्नोग्राफी, ठीक है, सही है। अब एक और चीज है सॉफ्ट पॉर्न। अच्छा, सही है। अच्छा, अब पोर्नोग्राफी का इम्पैक्ट केसेस से डील करा है कि इसके कोई जहनी मरीज, क्योंकि आजकल ये पाकिस्तान का एक अच्छा ग्राफ जा रहा है इसको देखने पे। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं पाकिस्तान के, तो सबसे हैरान कुन स्टैट्स, हैरान कुन, सही है ना, एज ए इस्लामिक रिपब्लिक। बिल्कुल, ठीक है। सेकंड ये कि अब सॉफ्ट पॉर्न उसकी प्रोटाइप है, यानी वो आपको कहीं भी दिख जाएगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलाउड है वहाँ। क्योंकि वो उसमें आपको, आपका माइंड सेट तो उसके मुताबिक चल रहा है, लेकिन वो न्यूडिटी नहीं आ रही है। पूरी न्यूडिटी भी है उसके अंदर सॉफ्ट पॉर्न में, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में वो हो जाता है, लेकिन ऐसा है बहुत ही, हाँ। तो अब जाहिर सी बात है जनरेशन तो इम्पैक्ट कर हो रही है। अब जाहिर सी बात है मोबाइल फोन किसके हाथ में नहीं है, और छोटे से छोटा बच्चा भी ऑपरेट करना चाहता है, बिल्कुल जानता है। जाहिर सी बात है, अगर ऑब्वियसली पेरेंट्स अगर कभी कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे के सामने से कोई क्लिप गुजर जाए, तो बच्चे को तो नहीं पता ना वो क्या देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। अब इससे रिलेटेड भी जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी अगर जिनसी हैरेसमेंट के केसेस हो रहे हैं नॉर्मली, उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये मिल रहा है कि वो एक तसव्वुराती फिल्में देखकर और ये देखकर उन्होंने ये अमल शुरू किया। बिल्कुल ऐसे। तो इसके केसेस आते हैं, कैसे डील करते हैं, किस तरीके से इससे रुका जाए, क्या क्या किया जाए? देखिए, पॉर्न का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उसकी भी एक एडिक्शन हो जाती है, बिल्कुल जैसे किसी और नशे की हो, चरस, हेरोइन, आइस, शराब, बिल्कुल इसी तरह पॉर्न की एडिक्शन हो जाती है कि उसको देखे बगैर फिर मजा नहीं आता, दिन नहीं गुजरता, जैसे भी दूसरा कोई नशा होता है। तो सबसे बड़ा मसला तो इसका यही है। फिर दूसरा, हमारे मुल्क में एक और बड़ा मसला है कि हमारी सारी सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्सुअल लर्निंग भी पॉर्न के थ्रू होती है। वो एक और बड़ा मसला है कि वो असल सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्सुअल एक्ट ऐसा तो नहीं होता जैसे पोर्नोग्राफी में दिखाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे बॉलीवुड में मूवी मोहब्बत होती है, ऐसी मोहब्बत असल में तो नहीं होती, कोई अपनी जान तो नहीं दे देता। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि बॉलीवुड की एक फिल्म असली हकीकी जिंदगी को पोर्ट्रे नहीं करती, पोर्नोग्राफी भी एक असल सेक्सुअल एक्ट को पोर्ट्रे नहीं करता। वो अमूमन मेल व्यूअर के प्लेजर के लिए बनाई जाती है पोर्नोग्राफी ज्यादातर। तो सबसे बड़ा मसला तो यही है उसका कि उसका नशा लग जाता है, आदत लग जाती है। सर, एक अच्छा नंबर है फीमेल व्यूअर्स का भी, मेजॉरिटी तौर पे पोर्नोग्राफी जो होती है वो, क्योंकि पहले नहीं था, अब एक अच्छा नंबर है फीमेल व्यूअर्स का। बिल्कुल होगा, मगर अभी भी मेजॉरिटी व्यूअर्स मेल होते हैं पोर्नोग्राफी के। तो दोनों के लिए ही एक नशा सा हो जाता है, उसको जो है देख के मजा आता है, और यहाँ पे जो है सेक्सुअल एक्ट उसी तरह करने की कोशिश करते हैं जिस तरह देखते हैं। एक्सपेक्टेशन वही होती है, एक्सपेक्टेशन भी वही होती है, उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जब बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, मोहब्बत भी उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। जो फिल्म में देखते हैं उसी तरह अपने महबूब को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, गाने और फूल और जो भी करना होता है। तो पोर्नोग्राफी का भी एक ये मसला भी है कि वो समझते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं, मेरे पास इतने मरीज आते हैं लड़के कि डॉक्टर साहब हमारी टाइमिंग कम है, ये बड़ा मसला है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कितनी टाइमिंग होती कितनी है नॉर्मल, ये तो बताओ। नॉर्मल पता होगा तो पता चलेगा ना कि अब नॉर्मल कितनी है। डॉक्टर साहब 2-3 मिनट। तो मैंने कहा नॉर्मल कितनी होती है? सर आधा पौना घंटा। अच्छा। मैंने कहा जी नहीं, नॉर्मल 2-3 मिनट ही नॉर्मल टाइमिंग है। सही। तो भाई वो पोर्नोग्राफी में देख रहे हैं वो कि भाई आधा और ये तो वो नॉर्मल नहीं है। तो थोड़ी बहुत ज्यादा होना कोई नुकसान नहीं है, मगर नॉर्मल जो है हम एवरेज निकालें तो 1-2 मिनट 2-3 मिनट ही नॉर्मल टाइमिंग है। सही। मगर वो पोर्नोग्राफी में आधा घंटा पौना घंटा, तो वो कहते हैं ये होता होगा नॉर्मल। सही। उनको किसी ने सेक्सुअल एजुकेशन तो दी थोड़ी, एक साथ थोड़ी शूट हो रही है, वो तो हिस्सों में हो रही है। फिर भी उनको किसी ने बताया नहीं नॉर्मल क्या है नॉर्मल क्या है। आपको किसी ने सेक्सुअल एजुकेशन दी थी? वालिदैन में से टीचर में किसी ने बताया था? एक बड़ा मसला है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ पेरेंट्स और बच्चे आपस में ना बात करने में बड़ा घबराते हैं। बिल्कुल।
बहुत सारी चीजें जो खवातीन के मसाइल हैं वो नहीं बात करती, बिल्कुल। लड़कों के जो मसाइल हैं वो अपने बाप से बड़ा गैप क्यों, यानी क्या है ये वजह? बहुत सारी वजूहत है उसकी। एक तो पहले हम डिसिप्लिन, और ये सही है कि इस तरह के डिस्टेंसेस होना पेरेंट्स और बहुत बच्चों खराब में? है, बहुत खराब है, बहुत ही गलत बात है। आप देखें ना, वालिदैन से ज्यादा कौन बच्चे का भला चाह सकता है? ऐसा ही है। ठीक है, वालिदैन ही चाह सकते हैं ना, तो ये सारी इंटीमेट चीजें वालिदैन को बतानी चाहिए, सही नॉलेज देनी चाहिए। अब वालिदैन इज्जत, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट के नाम पे इतना गैप कर लेते हैं बच्चों से। हर चीज बच्चों की वो बदतमीजी होती है, तुमने बोला कैसे, तुमने ये कैसे किया, तुम उठे कैसे, तुमने बात नहीं मानी। तो खुद ही हम इतना बड़ा गैप अपने बच्चों और अपने बीच में कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। हमारे यहाँ तो हर चीज ही बदतमीजी है। माँ बाप से बात करना ही बदतमीजी है, सवाल करना ही बदतमीजी है, मतलब हर चीज बदतमीजी है लिटरली। तो फिर जाहिर है बच्चे फिर आपसे क्यों बात करेंगे? ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते आप, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कोई बात डिस्कस नहीं कर सकते। वालिदैन का जो फैसला है वो अटल है, उस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो वो आपसे दोस्त वाला रवैया तो रहता नहीं है। तो फिर बाहर बच्चे जाके डिस्कस करते हैं, फिर बच्चे वापस, और जुस्तुजू है उनमें, और खासतौर पे जवान हो रहे हैं वो, तो जुस्तुजू तो बहुत है। ये फीलिंग्स आ रही हैं उनको, उनका दिल कर रहा है, किससे डिस्कस करें? दोस्तों से करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात। दोस्तों को खुद नहीं पता होता, क्योंकि वो घर पे डिस्कस नहीं कर पाते। वो उन्होंने कौन सा घर पे डिस्कस किया होता है, उन्होंने भी पोर्नोग्राफी देखी होती है, दूसरे दोस्तों से सुना होता है। तो एक चेन चल पड़ती है, मेल इन्फॉर्मेशन की, गलत नॉलेज की चेन चल पड़ती है। इसकी वजह है कि सही इन्फॉर्मेशन जिनको देनी सही मिली नहीं कहीं से, वो दे ही नहीं रहे, कोई दे ही नहीं रहा। ना टीचर बताते हैं, ना माँ बाप बताते हैं, कहाँ से पता चलेगा? इल्हाम होगा क्या उनको, क्या होगा? अच्छा, अमूमन अब देखा जा रहा है कि बच्चे भी बड़े डिप्रेशन के शिकार हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले, 6 साल की उम्र से डिप्रेशन डायग्नोस हो सकता है। सही है। यस। तो वो क्या कॉजेज होते होंगे? एजुकेशनल बर्डन, घर का बिहेवियर, क्या हो सकता है? देखें, कोई केस डील करा आपने ऐसा कोई? बेशुमार, बहुत बच्चे, चाइल्ड साइकियाट्री पूरा एक अलग फील्ड है। अच्छा जी जनाब। देखें, कोई भी बीमारी वैसे तो, और नफ्सियाती बीमारियां खास तौर पे, बीमारी की 2 वजूहात होती हैं मेनली। एक उसके जीन्स, मौरूसियत, उसके जिस्म में मौजूद है कि नहीं है वो चीज, जीन्स जिसे हम कहते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट, माहौल। ये दोनों मिल के बीमारी को तशखीस देती हैं, बीमारी बनाती हैं। ठीक है, तो बच्चे में अगर जीन्स ज्यादा हैं तो बहुत थोड़े से माहौलियाती असर से उसको डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी। मैं आपको मिसाल दूं, 2 बंदे हैं, चल अभी मैं बड़े की मिसाल देता हूँ, फिर बच्चों पे आऊंगा। 2 रिजवी हैं, सही है, ठीक है, हर चीज एक जैसी है आपकी, सही है। रिजवी 1 एंड रिजवी 2, आपका दोस्त है दूसरा, सही है, ठीक है। उसके माँ बाप, बहन भाई, घर, गाड़ी सब एक जैसा है, दोनों एक ही जगह जॉब करते हैं, बीवी बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, जिंदगी बिल्कुल एक जैसी है। सही है। एक रिजवी में, रिजवी नंबर 2 के अंदर डिप्रेशन की जीन्स हैं, सही है, मतलब उनके खानदान में नफ्सियाती बीमारियां पाई जाती हैं, तो थोड़े से उसमें जीन्स ज्यादा है, डिप्रेशन की मौरूसियत है। रिजवी 1 में नहीं है कोई फैमिली हिस्ट्री, दोनों की जॉब से फारिग हो गई, बॉस ने दोनों को एक साथ निकाल दिया, दोनों डिप्रेस हो गए, अपसेट हो गए, घर बैठ गए, यार मेरे तो बीवी बच्चे हैं, मेरा तो घर चल रहा था, नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूंगा? हाँ। अब मगर वक्त के साथ साथ थोड़ा सा रिजवी 1 जो है वो थोड़ा सा हिम्मत पकड़ेगा, नहीं यार चलो हाथ पांव मारता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना है ना यार, भूखा तो नहीं मरना, हाथ पांव मार दो, चलो कम पैसों की नौकरी मिल जाए, गुजारा तो चले, घर तो चले मेरा। तो आप थोड़ी सी, कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की डिप्रेशन के बाद आप हिम्मत करेंगे, जाएंगे, हाथ पांव मारेंगे, कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी, कम पैसों में ही सही, घर चल पड़ेगा, बिस्मिल्लाह हो जाएगी। रिजवी 2 जिसमें डिप्रेशन के जीन्स मौजूद थे और जो पहले ठीक काम कर रहा था, वो हाथ पैर भी नहीं मारेगा, अब वो डिप्रेशन के सर्कल में घुस जाएगा और उदास से उदास तर होता जाएगा, उसका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, वक्त के साथ साथ ठीक होने के बजाय वो खराब होता जाएगा, हाथ पांव मारने की हिम्मत भी नहीं रहेगी, नौकरी भी नहीं ढूंढ पाएगा, और अब वो पूरा तरह डिप्रेशन का मरीज बेकार हो जाएगा। अब आप देखें, 2 सर्कमस्टेंसेस मैंने दिए, दोनों के हालात बराबर हुए, दोनों को बराबर झटका लगा, एक ने हिम्मत करी, एक ने कर पाया हिम्मत, दूसरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसमें डिप्रेशन के जीन्स मौजूद थे, सही, और उसको फिर डिप्रेशन की बीमारी हो गई, डिप्रेस दोनों हुए, बीमारी उसको हो गई, क्योंकि उसमें जीन्स मौजूद थे। समझ रहे हैं आप बात को? हर नफ्सियाती बीमारी का कमोबेश यही मामला होता है कि मौरूसियत भी होती है और माहौल भी असर देता है। माँ बाप की जो लड़ाइयाँ होती हैं, अब हम बच्चों पे आ जाए। बच्चों का भी बिल्कुल ऐसा है, अगर आपके खानदान में
नफसियाती बीमारियां हैं तो बच्चों को होने के इम्कानात ज्यादा होंगे। सही है। पहली बात। फिर माँ बाप का रवैया भी खराब है, डांट डपट ज्यादा है, सख्तियां ज्यादा है, उठ पटांग हरकतें ज्यादा है, इक्वल सबको नहीं ट्रीट करते, तो बच्चे में बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अमूमन ये होता है कि जिसको माँ बाप को डिप्रेशन होता है, एक तो वो अपने मौजूद जीन्स के थ्रू बच्चों में जीन्स चले जाते हैं, फिर उनका रवैया खुद ही खराब होता है डिप्रेशन या एंग्जाइटी या किसी भी जहनी बीमारी की वजह से, तो उसका रवैया बच्चों में पड़ता है, तो बच्चों में बहुत ज्यादा चांस होते हैं बीमार होने के। सही, बिल्कुल। और बहुत छोटी सी उम्र से बच्चों को जहनी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सही। लेकिन देखें अब जिस तरीके मगर हम समझ नहीं पाते। माँ बाप जैसे बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जगहों पे कि पेरेंट्स दोनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है, माँ आ रही है तो बाप चले जा रहे हैं, बाप आ रहे हैं तो माँ जा रही है, बच्चे केयर टेकर के हवाले। तो बच्चे को एक तो वो नहीं मिल रही कि लव एंड अफेक्शन, जो उसको इमोशनल सपोर्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई माँ बाप की लड़ाई है, सही है, बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। इसमें भी जाहिर सी बात है ये कोई पॉजिटिव चीज तो नहीं है, बहुत बहुत खराब असर पड़ता है। अब एक जो छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल का, या स्कूल जाना है जिसने शुरू किया, वो इसका कितना इम्पैक्ट ले सकता है, और वो क्या उसकी लाइफ में आगे जाके कोई एक बड़ी वजह ये बन सकती है? सर मेजॉरिटी बीमारियां और जहनी बीमारियों की जब हिस्ट्री लेते हैं, मेजॉरिटी कोई भी बीमारी हो जहन की, उनके आप जब बैक में जाएंगे तो तकरीबन सब के निकलेगा घर डिसफंक्शनल था, माँ बाप लड़ते थे आपस में या बच्चों से लड़ते थे, तकरीबन 100% में मिल जाएगी ये चीज। तो माँ बाप का खराब रवैया, आपस में लड़ना, आपस में एक दूसरे को अब्यूज करना या बच्चों को अब्यूज करना, जो है तकरीबन आप समझे 100% केस बनाएगा, बच्चा बड़े होकर जहनी बीमार होगा। और यही अमल फिर वो शायद अपनी और फिर वो अमल रिपीट होगा उससे ऑटोमेटिकली, जानबूझ के नहीं, ऑटोमेटिकली। इस पे भी हम बात करेंगे। तो बचपन इतना सेंसिटिव होता है, डेवलपिंग ब्रेन होता है, अभी बड़ा हो रहा है बच्चे का दिमाग, इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा देख देख के क्या होगा, दिमाग डैमेज ही होगा, ठीक है, जहनी बीमारी ही पैदा होगी। तो मारना, जलील करना, सख्ती करना, ये किसी सूरत होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको या मुझे, हम बड़े मर्द हैं, हमें भी कोई रोज जलील करे, मारे, सबके सामने जलील कर दे, मोटिवेशन लेवल खत्म, हम पागल नहीं हो जाएंगे कुछ दिनों में? और हम कुछ कर ना सकते हैं उसका, हम ना उससे लड़ सकते हैं, ना उसको बुरा भला कह सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते उसका। आप रोज आए, आपका बॉस रोज थप्पड़ मारे आपको, रोज सबके सामने, ऐसे ही, और आप कुछ कह भी ना सकें, कितनी देर बर्दाश्त कर पाएंगे आप? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बस, ठीक है। और ये ऐसी जॉब है कि आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप बॉस को भी कुछ नहीं कह सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका, तो क्या असर होगा आप पे? और ये आप बच्चे के साथ अंदर ही घुट जाएंगे, जहनी बीमार ही होंगे आप। ऐसा ही है। और बच्चे के साथ यही होता है, वो ना बाप को तलाक दे सकता है कोई बच्चा, ना घर छोड़ के जा सकता है, ना स्कूल छोड़ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो कैद है आपके पास, आपके रहमो करम पे, अंदर ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो चीज एब्जॉर्ब कर रहा है, वो उसको बड़े होकर जहनी बीमारी होगी, और वही अग्रेशन फिर वो अपने बच्चों के साथ करेगा, साइकिल चल पड़ती है इसकी। वो पर जनरेशनल मसला हो जाता है, जनरेशनल मसला होता है। जब ये देखें, ये मसले जनरेशनल होते हैं, खत्म ही नहीं होते, दहाइयों, सेंचुरीज। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया ऑनलाइन में, यूट्यूब पे देख रहा था, छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का भी नहीं होगा, 1.5 साल का, उसकी माँ ने उसको गोद में लेके बैठी हुई थी, एक जगह माँ बिठाया, एक जगह बाप को बिठाया, और उसकी वीडियो कैमरा बच्चे के ऊपर था सिर्फ, और वो एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे। उस बच्चे को ना कैंडीज वगैरह दी, खिलौने टेबल पे रखे, और बच्चा बहुत खेल रहा है, और माँ बाप से कहा आप लोग बस बातें करते रहे नॉर्मल ना, माँ बाप बात करें, हाँ नॉर्मल डिस्कशन करते रहे, बच्चा खेल रहा है, बच्चे को कुछ पर है, बच्चा अपना खेल रहा है। उन्होंने कहा अब ना लड़ना शुरू कर दें, नाटक में माँ बाप ने लड़ना शुरू किया, तुम ये नहीं किया, फला ये वो, हल्की सी आवाज, बच्चे ने सारा खेल वेल छोड़ दिया, 1.5 साल का बच्चा, और वो ना बच्चे, कैमरा सिर्फ बच्चे पे, माँ बाप नजर भी नहीं आ रहे उसमें, सही है, और बच्चे ने सारा खेल, बीच में उसके हाथ में खिलौने यूं छोड़ के ना बाप को देख रहा है, माँ को देख रहा है, बाप को देख रहा है, और बीच में थेरेपिस्ट आए, बच्चों का खेलो, माँ से कहा इसको खिलाओ, कि वो खेलता रहे, ना सुने आप लोग की, वो बच्चों को कह रही नहीं खेलो, कैंडी वैंडी दी, और अब वापस लड़ना शुरू, बच्चे से खेला ही नहीं गया, 1.5 साल के बच्चे से। तो इतना छोटा बच्चा भी जो है ना, माँ बाप के गुस्से, लड़ाई झगड़े का कितना नोट करता है, उसके माइंड में असर शुरू हो जाता है। वो आप वीडियो का भी यूट्यूब पे लिखिएगा ऐसे,
इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो ना, बंदा हिल जाता है, भाई इतना छोटा बच्चा नोट कर रहा है। यानी मोस्टली आप ये कह रहे हैं कि जो मसले हैं नफ्सियाती वो जनरेशनली जनरेशन है, छोटी उम्र से शुरू हो जाते हैं। सही। बिल्कुल। अच्छा, कभी और कोई माँ बाप या टीचर्स या जो बड़े होते हैं घर में बहुत जिम्मेदार। अब्दुर्रहमान भाई, कोई ऐसा केस इन्वेस्टिगेट किया हो जो यानी वो होता है ना जेल वेल वाले, ये वो कोई इस तरह का कोई केस किया यार बड़ा हैरान कुन कि यार ये कैसा नफ्सियाती आदमी है, जिसमें आप खुद बड़े वो हो गए हो? केस ही तो बहुत सारे हैं, कोई स्पेसिफिक आप पूछें तो याद आए मुझे। यानी आपकी लाइफ के कोई एक दो बड़े इंटरेस्टिंग केस के यार आप खुद कह रहे हो कि यार ये किस तरह का आदमी है ये? इंटरेस्टिंग बहुत कैसे, मेरे लिए तो नहीं, मुझे हमें तो मालूम होता है क्या चल रहा है। आम लोगों के लिए बहुत देखने में खतरनाक था। एक लड़की आई, गालिबन बलोचिस्तान से थी या खैबर पख्तूनख्वा से थी। पूरा खानदान आया उसका लेके कि उस पे जिन चढ़ा हुआ था, बहुत पुराना, और वो सारे बाबे फकीर पीर फकीर सबको दिखा दिया, दम दुरूद सब कर लिया उस पे। तो बहुत शदीद उस पे टॉर्चर भी हुआ, बांध के मारा भी उसको, भूखा भी रखा कई कई दिन। उसका जिन नहीं उतर के दे रहा था। और बताया कि कई बिल्कुल जैसे आप मूवी देखते हैं ना, वो एग्जॉर्सिज्म ऑफ फला, एग्जॉर्सिज्म की मूवी देखी है आपने, कि वो जिन भूत उतारते हैं, झटके पड़ रहे हैं उसको, कमर टेढ़ी हो गई, आंखें ऊपर चढ़ गई, लो चीजें उड़ रही हैं। चीजें तो नहीं उड़ रही थी मगर वो सब कुछ, बाकी सब कुछ हो रहा था उसके साथ। पूरा फिल्मी सीन। इवन दूसरी जबान में भी बात कर रही थी वो। कहते हैं ये जबान तो इसको आती नहीं है, पता नहीं कौन सी गुजराती मेमनी में बात कर रही थी। कह रही ये हमारी जबान नहीं है, दूसरी जबान में बात कर रही। सही। और तो वो बिल्कुल फिल्मी सीन था। अब मैंने कहा अच्छा तो आप हमारे पास क्यों लाए हैं इस तरह? उन्होंने कहा भूत ही चढ़ा हुआ है, मैं हम बस हर जगह से अब थक गए हैं, तो अब आपके पास, अब हमने कहा आपको भी ट्राई करने देखा था आपको। तो उसको मैंने किया, उसका इलाज किया और उससे कई बात की। वो बड़ा सीवियर केस था, मगर आम लोगों के लिए बड़ा हैरान था, मेरे लिए हैरान को नहीं था। जहनी बीमारी होती है जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। पहले जमाने में हिस्टेरिया कहा करते थे उसको। और जो मूवीज में अक्सर दिखाते हैं ना कि जिन चढ़ गया और जो कैफियत होती है, असल में बिल्कुल वैसी कैफियत होती है उसकी। मगर होता वो जिन भूत असल में नहीं चढ़ता है, होता वो जहनी टेंशनों की वजह से होता है, परेशानियां होती हैं कोई सीवियर, उस वजह से ऑटोमेटिकली बंदे में ये सब हो जाता है कैफियत। और अमूमन लड़कियों को होती है और जवान लड़कियों को। हाँ, क्योंकि यूजुअली उन फैसलों में उनका हाथ नहीं होता है, दूसरे लोग उनके लिए फैसला करते हैं। तो उनकी आप जब हिस्ट्री लेना तो कोई ना कोई पीछे कोई ना कोई टेंशन की बात मिल जाती है, जो बहुत बड़ी हो जाती है, जो बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को नहीं लग रहा होता। अब उसका मैंने इलाज, अच्छा वो सीवियर के इसलिए लगा क्योंकि उसका बड़ा इलाज किया और ठीक नहीं होके दे रही थी। बड़ा उसको इतने मैंने सीवियर इंजेक्शन भी लगाया जिससे जो है ना घोड़ा भी सो जाए, उसको वो झटके और वो होता रहा। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस था कि बहुत सीवियर था। तो खैर फिर मैंने घर वालों अकेले एक एक करके बात की, पूरे उनसे पूछा भी कोई टेंशन परेशानी है, कुछ है? क्या नहीं कोई मसला ही, कोई टेंशन ही नहीं है। लोग अमूमन यही जवाब होता है पहले। मैंने कहा देखें कोई तो है मसला, जब ये मसला है। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब तो जिन चढ़ा है, दरख्त के नीचे बैठ गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने कहा अच्छा सब अकेले मुझसे मिले, मैं सबसे बात करनी है। तो जब बात करी तो जो कह रहा है कोई मसला ही नहीं है, इतना बड़ा मसला निकला। मसला ये था कि उनकी खानदान की हो गई थी इमिग्रेशन। माँ बाप बहन भाई, बल्कि चचा ताया वाया भी सब चले गए थे बाहर, उसका रह गया था, वो अकेले रह रही थी बहुत दूर के रिश्तेदारों के साथ। मैंने कहा यार ये वजह नहीं है, ये इतनी जवान लड़की के लिए कितनी बड़ी वजह है कि अकेले मुल्क में रह रही है, वो कोई खानदान वाला नहीं है उसका। हाँ, वो भी दूर के रिश्तेदार मजबूरी में रह रहे हैं क्योंकि कोई है ही नहीं। हाँ, उनके लिए भी जरूरी है क्योंकि वरना वो कुछ टाइम गुजारना होता है ना बाहर इमिग्रेशन के लिए, वो नहीं गुजारेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा पीआर। सही है। तो मैंने कहा ये कुछ छोटी वजह है, ये तो इतनी बड़ी वजह है कि वो जाने पर अकेली मुल्क में अकेला लड़का नहीं रह सकता, बेचारी लड़की कैसे रह रही है अकेलापन तनाई, वो भी खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान वगैरह की। तो ये होता है। तो उसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं कि कन्वर्जन का मतलब है कि जहनी स्ट्रेस इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स। जहनी परेशानियां जिस्मानी अलामतों में तब्दील होकर कोई अलग अलग किस्म की लोग, कुछ को झटके पड़ते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं। अक्सर वो फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो कुछ नफ्सियाती लोग होते हैं, वो कुछ बहुत ऐसे कुछ कोई काम करेंगे, वो एक सर्टेन फेज में आके वो काम करेंगे और उसके बाद जब वो नॉर्मल होंगे वो चीज ही भूल जाएंगे कि यार मैंने ये काम भी किया। अच्छा वैसे तो फिल्में जो है ना वो बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं हमें। हाँ, ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ।
अक्सर दिखाते हैं नफसियाती वार्ड दिखाते हैं, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई रोल कर रहा है, कोई उल्टी सी बातें कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सही। मैं आपको बताऊं नहीं और नफसियात के वार्ड में ले जाऊं तो आप पता भी नहीं चलेगा कि जहनी अस्पताल में सब बैठे होते आराम से, कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई लेटा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, क्योंकि दवाइयां अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इफेक्टिव आ गई हैं। सही है। तो आपने सवाल क्या पूछा था? मैंने सवाल ये पूछा था कि वो दिखाते हैं ना अक्सर फिल्मों में कि यार एक बंदा था, उसको कोई जहनी कोई मसला था, हाँ। अब उसने वो एक काम किया जाके, और बाद में जब वो काम करके वो नॉर्मल लाइफ में आया, हाँ। तो वो भूल गया कि मैंने काम भी किया। वो के ड्यूल पर्सनैलिटी कहते हैं उसको, पता नहीं ड्यूल क्या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना, वो बहुत बाइपोलर डिसऑर्डर मेरे ख्याल से। बाइपोलर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो आप कह, बाइपोलर में सब कुछ याद होता है कि मैं जब तेजी थी मैंने क्या किया था, सब कुछ याद होता है, जब उदास था सब कुछ। ड्यूल पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ये होता है, मगर बहुत रेयर डिसऑर्डर है, बहुत ऐसा कोई डिसऑर्डर है या नहीं? है डिसऑर्डर, मगर बहुत ना होने के बराबर होता है। मैंने जिंदगी में आज तक देखा नहीं है, पढ़ा है सिर्फ। यानी क्या है, एक बंदा दो जिंदगियां जी रहा होता? उसकी दो पर्सनैलिटीज होती हैं, कभी कोई एक्टिवेट हो जाती है, कभी दूसरी एक्टिवेट हो जाती है, और पहली वाली को दूसरे का याद नहीं होता, दूसरी वाली को पहली वाली का याद नहीं होता। हाँ, मगर ये बहुत रेयर है, वेरी वेरी रेयर। फिल्म, क्योंकि ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिल्म बहुत बनती है इसके ऊपर। हाँ, असल में ऐसे केसेस ना होने के बराबर भाई। यानी नंबर ऑफ फिल्म्स बनी है कि एक बंदे की तीन तीन पर्सनैलिटी भी दिखाई है। एक कमजोर है, ऐसी एक वो बहुत रोमांटिक है, बिल्कुल ऐसी, एक बहुत एग्रेसिव है, नाम भी मुख्तलिफ होते हैं सबके, और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और तीनों को एक दूसरे का पता भी नहीं है। टेक्स्ट बुक केस है, हमने पढ़ा है जो केसेस आए, मगर सो रेयर कि मैंने जिंदगी में नहीं देखा कभी ऐसा केस। अच्छा, इसमें यानी एक हल्का होगा तो दूसरा भारी होगा? जरूरी नहीं है, किसी भी किस्म के मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती हैं, लेकिन ये बात सच है कि एक को दूसरे का पता नहीं पता होता है। हाँ बिल्कुल, मगर रेयर भी है, सुनने में बहुत वो है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर फिल्में बनी है तो कोई ना कहीं तो ये ऐसे है, केसेस होंगे ये वाले। बिल्कुल ऐसी है। तो अब जाहिर सी बात है, जब आपने कहा कि पहले भी ये चीजें बहुत आम थी, सही है, और अब लोगों को पता लगने लगी हैं कि भाई हाँ, ये सोशल मीडिया के जरिए दीगर के ये मसले सामने आने लगे, तो ऐसा भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों को इल्हाम होता है कि यार मेरे साथ भी तो कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल। या कुछ आप लोग फील कर रहे हो कि यार उनके साथ कोई नफ्सियाती मसला है नहीं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके साथ नफ्सियाती मसला है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इसमें पहले तो जो हमने पहले बात की कि इतना मसला हो कि फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही हो, आपकी जिंदगी किसी ना किसी तरह से अफेक्ट हो रही है, तो मसला है। सही, ठीक है, तो इलाज कराना चाहिए। मैंने आपको जो फिगर दी थी ना कि हर चौथे बंदे को या हर पांचवें बंदे को कोई ना कोई जहनी बीमारी है, वो बात अपनी जगह ठीक है, सही है। ये तो हो गई बीमारी की बात, मगर बहुत सारी चीजें होती हैं सब क्लिनिकल, कि वो बीमारी के ज़मरे में तो नहीं आती, मगर नॉर्मल भी नहीं आती, बीच में है कहीं, बीमारी और नॉर्मल सी की बीच में है कहीं पे। तो वो केसेस तो इससे भी ज्यादा है, वो तो 100% के आसपास होंगे। सही है। हमें भी कभी ना कभी कोई मसला रहा है, हो सकता है मैरिटल इशू हो सकता है माँ बाप के साथ इशू हो सकता है वर्क प्लेस पे इशू हो, हमारे कोई सोचने की कोई तरीका ठीक ना हो सकता है हम जो चाह रहे हैं वो नहीं अचीव कर पा रहे हो। तो साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज मसले तो हर किसी के साथ होते हैं। सही है। तो थेरेपी वगैरह साइकोलॉजिस्ट को दिखाना तो उसके लिए भी जरूरी है। सही है। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, हो सकता है दोनों नॉर्मल हो, जहनी बीमारी होना जरूरी तो नहीं है, मगर झगड़े तो हो रहे हैं ना, तो वो मतलब है कि उनके सोशल इश्यू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी डॉक्टर की जरूरत होती है। अच्छा, हमारे माशरे में साइकेट्रिस्ट को दिखाना ना अपने आप को बड़ा एक वो मायूब समझा जाता है कि यार मैं पागल हो गया, या अगर मियाँ बीवी है, किसी एक में मसला है, वो दूसरे को ये कह नहीं पाता कि भाई तुम दिखाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि वो इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि आप कह रहे हो कि यार तुम पागल हो। जब भी मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बात बोली कि नफ्सियाती बीमारी, नफ्सियाती मसला होने का हरगिज मतलब नहीं है कि इंसान पागल, ये एक नॉर्मल है। ये नज़ला जुकाम बुखार हो सकता है तो जहनी बीमारी हो सकती है। अगर आपको नज़ला जुकाम बुखार हो सकता है तो आपको जहनी बीमारी भी हो सकती है। सिंपल सी बात, इससे ज्यादा और सिंपल करके मैं बता नहीं सकता। सही। कितने ही आप अमीर हो, कितने ही आप खूबसूरत हो, कितने ही आप अक्लमंद हो, कितने ही आपके फैमिली वाले अच्छे हो, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको जहनी बीमारी नहीं होगी। सही। ठीक है, बल्कि अब बड़ी अच्छी बात है कि बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं बहुत ओपनली बोल रहे हैं इस बारे में। बहुत बड़े बड़े नाम मेरे जहन में, दीपिका, उसने अभी रिसेंटली बोला कि मुझे इतने सालों से डिप्रेशन है, मैं इलाज करवा रही हूँ। वो हनी सिंह, वो तो इतना ओपनली बोलता है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है और इतने साल का गैप इसलिए आया कि मैं मेनिया फेज में था, मेरा इलाज चल रहा था, मैं सही नहीं था।
शाहरुख खान की भी वीडियोस हैं, आमिर खान की वीडियो भी बड़ी रिसेंटली उसने कहा कि और बड़ी अच्छी बात की उसने कहा कि यार मैं एक कामयाब शख्स हूँ, मैं एक अक्लमंद शख्स हूँ, मुझे पता है कि मैं स्मार्ट बंदा हूँ, मैंने जिंदगी में बड़े अच्छे अच्छे फैसले किए हैं, मैं लोगों के मसले सॉल्व करता हूँ और मुझे बहुत देर पर पता चला कि मुझे भी ज़हनी बीमारी है। अब एक दुनिया का कामयाब शख्सियत में से एक शख्सियत आता है कि नहीं आती है आमिर खान की, ऐसे ही उसको ज़हनी बीमारी हो सकती है, तो हमें क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि ये हर किसी को हो सकती है। यानी दिल इसको एक नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट करें, नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट करें भाई। दिल, गुर्दे, फेफड़े इसी जिस्म के हिस्से हैं, बीमारी हो सकती है। दिमाग भी जिस्म का हिस्सा, दिमाग बेचारा भी इसी जिस्म का हिस्सा है ना, अलग से तो नहीं मिला था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें तो ये तो ज्यादा फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसमें ज्यादा चांसेस हैं बीमारी होने के, ये समझने की जरूरत है। इसमें कोई शर्म खाने की बात नहीं है। ज़हनी बीमारी होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई बेवकूफ़ हैं, हाँ। ये मतलब नहीं है कि आप पागल हैं, ये मतलब नहीं है कि आप सेन नहीं है, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। सही। हम जब ज़हनी बीमारी का लफ्ज़ आता है दिमाग में, फ़ौरन से पागल के साथ कनेक्शन शुरू कर देते हैं उसका, और इस वजह से फिर हम जो है ना आप इलाज से कतराते हैं। यानी ये नहीं होना चाहिए। हम इस चीज को ऐसे कॉन्क्लूड करें कि भाई नफ्सियाती होना एक अलग है, पागल होना एक अलग है, और जैसा आपने कहा कि साइकोपैथ जो है वो तो खैर बिल्कुल ही अलग है, वो बहुत रेयर केसेस है, हजारों लाखों में कोई वो साइकोपैथ तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं आते, इतने रेयर। सही है। हाँ, कौन सीरियल किलर आएगा कोई डॉक्टर के पास? नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास कभी तो आते होंगे जब उनको पकड़ लेते होंगे या कुछ इंटेरोगेशन वगैरह, पकड़ने के बाद ही कुछ होता होगा, मगर वो भी बहुत रेयर है चीज। मेरे ये जो गैर फितरती अमल करने वाले लोग हैं, ये भी साइकोपैथ में आएंगे ना? साइकोपैथ में कर ले, इसको हम सेक्सुअल परवर्जन्स कहते हैं। कहने का मतलब साइकोपैथ वो होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। अब जो बंदा है जो 20-100 लोग मार चुका है, उसका कोई दवाई ऐसा इलाज नहीं है कि वो छोड़ दे। सही। कि जहन में कोई मसला था। इसी तरह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि या सेक्सुअल परवर्जन है, ये ऐसी चीजें हैं कि इनका इलाज नहीं है। अगर उसको ये गिनहोने सेक्सुअल अमल पसंद है तो वो पसंद रहेंगे, वो दवाई देने से वो ठीक नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो सही नहीं होता, लेकिन उनको उसमें मजा आ रहा होता है। मतलब मजा आ रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि होमोसेक्सुअल की एग्जांपल लें आप, गे जो होते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होमोसेक्सुअल जो थे, पहले हमारी साइकेट्री की जो डायग्नोस्टिक मैनुअल होता था उसमें बीमारी ही लिखी होती थी कि होमोसेक्सुअल होना भी एक बीमारी है, कि मर्द को मर्द से सेक्सुअल लज्जत आ रही है, औरत को औरत से। मगर वो प्राइड की मूवमेंट चली पूरी दुनिया में, अब तो शादियां हो रही हैं बाहर, शादियां हो रही हैं, तो उन्होंने वो उसकी बीमारी से ही निकाल दिया, किताब से, साइकेट्री किताब से निकाल दिया। मगर डेफिनेशन साइकेट्रिक यही है कि डिवियंस फ्रॉम सोसाइटी, डिवियंस फ्रॉम नॉर्मल से हटके जो हो, एबनॉर्मल एक्ट। तो अब कोई ऐसी दवाई नहीं है कि मैं किसी होमोसेक्सुअल शख्स को दूं, या कोई ऐसी थेरेपी नहीं है कि मैं उसकी करूं और वो स्ट्रेट हो जाए, वो इस अमल से बाज आ जाए। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो खुद ना चाहे। खुद चाहते भी वो रोक सकता है अपने आप को, उसके ख्यालात तो नहीं जाएंगे। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं और वो अपने इलाज के लिए आते हैं, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि कोई ऐसी दवा तो नहीं है कि जो आपके ख्यालात जो है आपको मर्द पसंद आ रहे हैं तो औरत पसंद आने लगे अचानक से। ऐसी तो कोई दवा नहीं है, कोई ऐसी थेरेपी नहीं है, इसका इलाज नहीं है। मगर उनको अक्सर उनके साथ डिप्रेशन की बीमारी, एंग्जाइटी की बीमारी या बाइपोलर की बीमारी भी साथ में होती है, तो उसका हम इलाज करते हैं, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। वो वाले होमोसेक्सुअल ख्यालात तो रहते हैं, मगर बाकी उनकी जहनी बीमारियाँ जो है वो ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो कोमॉर्बिड साथ में बीमारी हो सकती है। सही है। उसका इलाज हम करते हैं। अच्छा, इसमें माहौल का भी कोई फर्क होता है? नहीं, जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि कोई बच्चा जो है वो 4 बहनों के साथ लड़का पल रहा है तो वो 5वीं बहन बन जाता है। देखिए, ऐसा कुछ ना कुछ है कि जिस माहौल में आप रहते हैं उस जैसे आप हरकतें करने लगते हैं, मगर वो होमोसेक्सुअल नहीं बनेगा। उसकी आदतें हो सकती हैं उस तरह से थोड़ी सी कम ज्यादा हो, मगर आप माहौल से उसको स्ट्रेट या होमोसेक्सुअल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। होता है ना कि जैसे बचपन में जो है वो बहुत ऐसा देखा गया कि लड़कियों के कपड़े पहना दी लड़कों को। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। उससे होमोसेक्सुअल नहीं हो सकता। हाँ, ना ही अगर होमोसेक्सुअल है आप जबरदस्ती उसको लड़कों के कपड़े पहनाने से वो स्ट्रेट नहीं होगा। ये एक बात है कि बायसेक्सुअल कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि जो चाइल्ड मोलेस्टर होते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किया होता है, पीडोफाइल होते हैं,
को हिस्ट्री अक्सर को निकल आती है कि बचपन में उनके साथ भी मोलेस्टेशन हुई होती है, वो बदला ले रहे होता, बदला ले रहे होते हैं या उनके लिए एक नॉर्मलाइज हो जाता है, वो भी आगे फिर ये काम करते हैं। तो ये हो सकता है, मगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होमोसेक्सुअल स्ट्रेट और स्ट्रेट जो है वो होमोसेक्सुअल सिर्फ इन चीजों से नहीं हो सकता है। कपड़े बना दिए, बहनों में रहा है तो ये आदतें चेंज हो सकती हैं कि लड़कियों वाली आदतें हो जाए, मगर वो होमोसेक्सुअल नहीं हो सकता इस वजह से, या ट्रांससेक्सुअल ट्रांसजेंडर वगैरह नहीं हो सकता। हाँ, ये बाय बर्थ होती हैं चीजें, वो उसमें नजाकतें वो वाली आ सकती हैं, नजाकतें आ सकती हैं, कुछ आदतें ऐसी आ सकती हैं। इवन उल्टा भी होता है, जो बहनें बहुत ज्यादा लड़कों के साथ भाइयों के साथ पैदा होती हैं, उनके शौक, गाड़ियों का शौक होगा, वो लड़कों वाले शौक होंगे, गन्ने वने चलाने का शौक हो सकता है। ये तो शौक मेरे घर में एक केस है, मेरी अपनी बहन, हाँ, तो ये शौक हो सकता है। भाइयों की इकलौती है, तो वो काफी अरसे तक उसने बिल्कुल टॉम बॉय सी बन जाती है, खाऊंगा आऊंगा जाऊंगा, ऐसे ही है। ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं, लेकिन उससे जो है वो दिमाग पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता कि वो चॉइसेस का डिफरेंस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ये है कि बायसेक्सुअल, आप ये आजकल अमेरिका में आजकल बहुत पेरेंट्स कंसर्न है कि वो बहुत ज्यादा ना होमोसेक्सुअल और इसको बहुत ज्यादा रेगुलर नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि नॉर्मल है सबको। गे मैरिजेस का रेशो भी बहुत बढ़ रहा है, स्कूलों में भी शुरू कर दिया उन्होंने वो करना। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम ये उनको ऑप्शन तो ना देना कि आप जो जिसको चाहे चूज कर लें, चाहे तो आप लड़की के साथ रिलेशन कर लें, चाहे तो लड़के के साथ कर लें, इतना तो ना बोले, कम से कम इसको तो रोके। तो ये है कि अच्छा, एक तरीके से देखा जाए कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको लोग काउंट नहीं करते। जैसे किसी को सफाई का कीड़ा, वो बहुत सफाई कर रहा है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो हाथ नहीं मिलाते कि यार हमारे हाथ ना गंदे हो जाए। बिल्कुल सही है, या वो हाथ ही धोते रहते हैं, बिल्कुल मिला लें तो। बिल्कुल, तो वो ये भी नफ्सियाती ही होने के अलामतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी आपको ओसीडी की बीमारी के बारे में बताया था ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यही तो होता है उसमें कि वो गंदगी का एहसास होता है, वो हाथ ही हाथ धोते रहते हैं, उनको लगता है हाथ साफ ही नहीं हुए, पूरे वो रगड़ देते हैं अपने हाथ, और हाथ भी नहीं लगाते भाई आपके हाथ के जरासीम मेरे हाथ पे ना लग जाए, सफाई सफाई करते रहते हैं। ये ओसीडी की बीमारी में होता है। बहुत सारे लोगों को वहम होता है, ये भी काफी कॉमन बीमारी है। बहुत सारे लोगों को होता है कि वो पेशाब के कतरे आते हैं, वहम रहता है, वहम, बाथरूम में धोए जा रहे हैं, पेशाब करे जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, पेशाब करे धोए जा रहे हैं, वो वहम ही नहीं जाता उनका, पेशाब के कतरे आते हैं। तो उनको भी ओसीडी की बीमारी होती है। सही, हाँ, यानी वो बस किसी चीज पे अगर अड़े हुए तो वो अड़े में, बस वहम की बीमारी कह ले, उनका वहम नहीं जाके देता। सही, जो ख्यालात में जाके देते कि बार बार आते रहते हैं, नहीं हुआ, तसल्ली नहीं होती उसमें। और इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स है। एक होता है कि अरेंजमेंट, अब ये फोन टेढ़ा पड़ा है टेबल पे, बेचैनी होती रहेगी यार सब कुछ सही हो, इसको भी सीधा कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, बातचीत करते फिर सीधा कर दूंगा, घर का हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, एक ये टाइप भी होती है। एक होता है सफाई का कीड़ा बेशुमार होता है कि बस साफ, किसी ने हिलाया गुस्सा आ जाएगा उसके ऊपर कि मना किया तुमने, फिर छेड़ दिया, फिर सफाई करेंगे, साफ करेंगे। अच्छा, नशे वशे के क्या मामला है? यानी कोई कहता है यार अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, हाँ, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा मुझे ये हो जाएगा, मैं चरस नहीं पीऊंगा मुझे ये हो जाएगा, छोड़ती ही नहीं है। नशे की तो हर नशे की बेसिक कहानी तो एक ही है, वो ये कि जब आप शुरू करते हैं तो आपको मजा आता है। सही है। फिर आपके जिस्म को और दिमाग को उसकी आदत लग जाती है, मजा तो खत्म हो जाता है। सही है। फिर अब आप ये फंस जाते हैं कि आप छोड़ेंगे तो तकलीफ होगी। ये हर नशे की यही कहानी है। ऐसा है, 100% ऐसा है। चाय तक का भी यही है। सही, चाय पिए, थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, एक्टिव होते हैं, स्टिमुलेटिंग है, पीते रहे महीनों सालों। अब वो आपको स्टिमुलेट तो नहीं करेगी, वो एक्टिव तो नहीं करेगी, मगर छोड़ेंगे तो सर में दर्द, सुस्ती, नींद, चिड़चिड़ापन, ये होगा। ये इम्पैक्ट आता है, यानी हर नशे का आता है। मैं तो चाय की मिसाल दे रहा हूँ आपको, बाकी ऊपर चले जाएं तो वो तो बढ़ता रहता है मसला। सिगरेट का तो बहुत ही मुश्किल होता है नशा छोड़ना, से बहुत तकलीफ होती है। कई लोग ऐसे देखे हैं जो छोड़ देते हैं और फिर जब पीना शुरू करते हैं तो और ज्यादा पी रहे होते हैं। हाँ, ये भी एक मसला होता है, उसका एक अलग मसला है अपना। जैसे शराब में होता है कि शराब में आप पीते रहे, जिस्म एक टॉलरेंस डेवलप कर लेता है। ठीक है, पहले मतलब एक बोतल से जो मजा आता था, अब वो 2 बोतल से आता है मजा। अब फिर कुछ टाइम बाद 2 से भी नहीं आता, उसी मजे के लिए 3 बोतलें पीनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आपने अचानक से छोड़ी, जिस्म की वो टॉलरेंस जो है बर्दाश्त करने का अमल खत्म हो गया। अब आपने दोबारा 3 बोतलें पी ली ना तो ओवरडोज से मर जाएंगे। सही है, लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा क्या, मर जाएंगे। हाँ, नहीं, यानी वो सीवियर ओवरडोज हो जाएगा। यानी आप 3 बोतलें पी रहे हैं, आपको पहली बोतल वाला भी मजा नहीं मिल रहा जो पहले। ये 2 सिनेरियो है। हाँ। एक तो ये कि आप पीते जा रहे हैं ना, हाँ। अब बॉडी आदी हो गई, पीते बॉडी आदी हो गई है। हाँ।
एक तो उसका नुकसान भी थोड़ा सा कम हो रहा है और मजा भी नहीं आ रहा एक बोतल से। अब आपको 2 बोतलें पीनी पड़ रही हैं उस मजे के लिए जो पहले एक बोतल से आप आता था। ढूंढ पहले वाले ही मजा रहे, पहला वाला ढूंढ रहे, जाहिर सी बात है। तो आप 2 बोतलें पीते हैं, अब कई साल हो गए, अब वो 2 बोतलों से भी मजा नहीं आ रहा, अब आपको 3 बोतलें पीनी पड़ेंगी। नुकसान बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात, एक बोतल का नुकसान, 3 बोतलों का नुकसान। अब उससे भी एक वक्त आएगा, उससे भी मजा नहीं आएगा, जान चली जाएगी, जान चली जाएगी। एक तो ये हो गया सिनेरियो जो नशेइयों के साथ होता है, हर नशे के साथ होता है। दूसरा सिनेरियो होता है कि आपने कोशिश की कि यार मैं छोड़ दूं, आपने 3 बोतलें पी ली थी, छोड़ दी अचानक से। एक तो उसको बहुत तकलीफ होगी छोड़ने से, बहुत, शराब के तो लोग मर भी जाते हैं अचानक से छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा पीने वाले। मगर आपने कुछ हफ्ते छोड़ी, क्या 1 आध महीने छोड़ी, आपने कहा नहीं यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे दोबारा पीनी है। और अगर आपने शुरुआत कर दी दोबारा 3 बोतलों से, तो भी आपकी सीवियर ओवरडोज होने का खतरा है, क्योंकि जिस्म की वो वाली आदत चली गई थी 3 बोतलों को बर्दाश्त करने वाली। अब दोबारा 1 बोतल से शुरू करें तो ठीक है। यानी ये जो कहा जाता है कि यार नशा छोड़ना एक मुश्किल काम है, वो है, बहुत शदीद मुश्किल काम है। हाँ, ये इट्स एन अंडरस्टेटमेंट कि आप मुश्किल बोलें, बहुत ज्यादा मुश्किल बोलें। आपस में बैठी भी होती है वो, हर कोई जो एक डॉक्टर बना हुआ था, नहीं यार ये दिमाग के ऊपर है, ये ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो ये हकीकत है कि भाई आप अगर किसी चीज के एडिक्ट हैं, आप छोड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। आप नशे को तो छोड़ ही दें आप, मैं सिर्फ खाने की बात करता हूँ, सादा आम खाना जो हम खाते हैं। एक मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक बंदे रिसर्च दिखा रहा था कि पता नहीं 1960 से या 70 से मोटापे के जो रेट है वो अचानक से बढ़े हैं, और पूरी दुनिया में एक साथ। ये उसने देखा, फिर उसने कहा इस पे रिसर्च तो करूं कि भाई ये दुनिया में अचानक से क्या होगा, पूरी किसी एक मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में। तो उसने देखा कि जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी है, पेप्सी वाली और ओरियो वाली और लेज वाली, जो ये बड़े बड़े खाने जंक फूड बनाती हैं, इनका राइज शुरू हो गया, इन्होंने पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए। और बर्गर वाली और KFC और मैकडोनल्ड ये अचानक से फैली पूरी दुनिया में, इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी खोली, और जब भी लोग मोटापा ऊपर बढ़ गया तो विल पावर कहाँ पे गई? विल पावर कहाँ गई? सिर्फ खाना हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो नशे तो आप छोड़ दें, जाहिर सी बात है। और फिर उसका एक इम्पैक्ट भी है, जब वेट बढ़ रहा है तो एनर्जी कंज्यूम ज्यादा हो रही है आपकी। बात कहने का मकसद ये है कि किसी नशे वाले को ये कहना है कि वो तुम्हारी विल पावर नहीं है, छोड़ दो, ये सही बात नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। सिर्फ जिसका वजन ज्यादा है, मैं शामिल हूँ उसके अंदर, मैं खुद हूँ, हाँ, ये कहना है कि भाई क्यों खाते हो ज्यादा खाना, कम खा लिया करो। भाई ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, वो नहीं कर पाता, नहीं कर पाता इंसान। तो ये इतना आसान चीज नहीं है। जब तो मैं आपको मिसाल ही दे रहा हूँ कि खाना ही बंदा कंट्रोल करना था मुश्किल है, तो नशे वाले का क्या हाल होगा? फिर यानी एक आप इसको इस तरीके से कि आप एक झटके में ना छोड़े, आराम आराम से, फिर अगर आप कर सकें या कम कर लें। बेहतर अमूमन ये होता है कि कम किया जाए, वो आसान होता है पूरा छोड़ने के कंपेयर करें अगर उससे, तो ये बात है। तो इसलिए हम जो है नशा जब भी छुड़वाते हैं ना, हम कहते हैं भाई शुरू में तो तुम्हें दाखिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, जिसे रिहैब कहा जाता है। पहले डिटॉक्स करते हैं कि जिस्म से वो टॉक्सिसिटी निकल जाए उसकी। शुरू का जो टाइम होता है ना, विथड्रॉल कहते हैं जिसमें नशा टूटता है, जिसमें उसमें हम कहते हैं कि भाई दाखिल हो, कैफियत शो होती है, उसमें बहुत तकलीफ होती है, पागलपन हो रहा है, खुजली हो रही है, ये हो रहा है, उसमें बहुत किस्म की तकलीफें होती हैं, अलग अलग किस्म की, हर नशे की अलग होती है। तो उसको मैनेज किया जाता है, दवाइयाँ देते हैं, नींद की भी, दर्द की भी, सुकून की भी। मसलन क्या कैफियत होती है? हर नशे का मुख्तलिफ है। जैसे कि समझे कि जो नशा काम करता है ना, उसका उल्टा होने लगता है उसके अंदर। फर्ज करें कि अगर आइस है वो तेजी लाता है, उसमें आप एक्टिव होते हैं, तो आइस छोड़ने पे आप सुस्त हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और बार बार यॉर्निंग होगी, और भी चीज़ें होती हैं, पेट में दर्द, और दस्त लग जाएगा, नज़ला लग जाएगा, जिस्म में दर्द होगा, बेचैनी घबराहट बहुत होगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरह शराब अगर बहुत पीते हैं, आप छोड़ दिया, तो उसमें तो एक सीवियर कंडीशन हो जाती है, डिलेरियम ट्रेमेंस कहते हैं उससे। इतनी उसमें कंफ्यूजन, बेचैनी, और आप बिल्कुल होश खो बैठते हैं कि वो मौत तक भी चला जाता है। शराब तो इतनी खतरनाक होती है। तो हर नशे का अलग है भाई। चाय आप छोड़े, सर में दर्द, जबकि कोई नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई पीता है। तो ऊपर चले जाए नशा, तो उसके नुकसान बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल सही अब्दुर्रहमान भाई, बहुत मजा आया डॉक्टर साहब आपके साथ बात करके। बहुत सारी चीजें खुली, मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने एक छोटे से टाइम में कवर करा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नहीं, आपका शुक्रिया। और बस इसके साथ ही मैं बस इस एपिसोड को एंड करूंगा ये कहते हुए कि भाई दिमागी मसला, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप
नफ्सियाती होते जा रहे हैं, तो बगैर किसी हेजिटेशन के आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। ये एक जिस्म के किसी भी हिस्से की नॉर्मल बीमारी की तरह ही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई पागल कह देगा या आप पागल हो जाएंगे। इसी के साथ इस एपिसोड का जो है वो अख्ताम पर लेके जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।